ओके। देखो, तो प्यारे बच्चों, गुड गुड इवनिंग। अभी देखो, हम लोगों ने लास्ट क्लास में ना एक पोर्शन पढ़ा सेंट्रल डोग्मा का। उसको हम लोग कहते हैं डीएनए का रेप्लिकेशन। अब जब हम लोग डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में पढ़ते हैं तो देखो, एक तो सिंपल बात हमें समझ में आनी चाहिए कि डीएनए अपनी एग्जैक्ट कॉपीज बनाना चाहता है ताकि वो इंफॉर्मेशन को इनहेरिट कर सके एक सेल से दूसरे सेल में। तब कम से कम बेटा जो है ना, बिल्कुल वही की वही इंफॉर्मेशन जानी चाहिए। बट इस इंफॉर्मेशन का एक्चुअली यूज क्या है? ऑब्वियसली ये जो डीएनए में जो कुछ भी नाइट्रोजनस बेसिस के सीक्वेंसेस है, ये सीक्वेंसेस किसी न किसी एक पर्टिकुलर फिनोटाइप को एक्सप्रेस करते हैं, किसी स्ट्रक्चर के लिए रेस्पॉन्सिबल है या किसी फंक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो फिर ये जो भी एक्सप्रेशन आता है किसी भी कैरेक्टर का, जो भी इंफॉर्मेशन है, उसको बाहर कैसे निकाला जाए? तो सबसे पहले यहाँ प्रोसेस होती है कि डीएनए से आरएनए बनाया जाए। यहाँ पे भी पॉलीमराइजेशन होगा, बट यहाँ पे आरएनए बनाया जाता है, इसीलिए आरएनए पॉलीमरेज यूज होगा, है ना। डीएनए बनाया तो डीएनए पॉलीमरेज यूज हुआ था। तो बच्चों, सिंपली अगर हम लोग यहाँ पे नोटिस करते हैं, द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम, देखो यहाँ एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, फ्रॉम वन स्ट्रैंड। एक ही स्ट्रैंड से कॉपी होगा, दोनों स्ट्रैंड यूज नहीं होते, ओनली वन स्ट्रैंड, है ना। इसको हम समझेंगे अभी कंसेप्ट को। द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए इनटू आरएनए इज टर्म्ड एज अ ट्रांसक्रिप्शन। इसको हम लोग ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, मतलब डीएनए से आरएनए की कॉपीज बनाना, इसको हम लोग ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। नाउ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इज मेनली बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। ऑब्वियसली अगर डीएनए में ए है तो बेटा इधर यूरेसिल लगेगा। डीएनए, क्योंकि ये आरएनए बन रहा है अभी, है ना, आरएनए बन रहा है, तो ए है डीएनए में तो नीचे यूरेसिल आएगा। ठीक है, अगर टी है तो फिर ए आएगा। ठीक है। सो एक्सेप्ट द एडेनोसिन, मतलब देखो, एक्सेप्ट द एडेनोसिन, एडेनोसिन की जगह है तो विच फॉर्म द बेस पेयर विद द यूरासिल इंस्टेड ऑफ द थायमाइन, क्योंकि वो आरएनए बनाया जा रहा है। मतलब देखो, अगर डीएनए में ये सीक्वेंस है ए टी सी जी यू सी ए, ऐसा कुछ सीक्वेंस है। ठीक है, अब ये जो सीक्वेंस है ये हम लोग लिख लेते हैं 3-5। तो इसके ऊपर जो आरएनए बनेगा, डेफिनेटली उसका जो सीक्वेंस होगा, ए है तो यू, टी है तो ए, सी है तो जी, जी है तो सी, यू है तो, सॉरी यू नहीं होगा यहाँ पे, चलो इसको सी मान लेते हैं, तो सी है तो जी, जी है ना, सी है तो जी, ए है तो यू। इस तरह से बेटा हम लोगों को सीक्वेंस मिलेगा इन 5' टू 3' डायरेक्शन। देखो, जब आरएनए बनता है उसका भी डायरेक्शन वही है, 5' टू 3'। मैंने आपको ये बार बार बताया, चाहे कुछ भी हो जाए, यहाँ पे आपको ये चीज बिल्कुल भी नहीं भूलनी है, डायरेक्शन इज ऑलवेज 5 to 3। ठीक है। नाउ देखो, इन रेप्लिकेशन द एंटायर डीएनए ऑफ एन ऑर्गेनिज्म गेट्स डुप्लीकेटेड। तो हमारी एनसीईआरटी कहती है बिल्कुल सही बात, वो बोलती है कि देखो, डीएनए का पूरा कॉपी बनता है एग्जैक्ट जब रेप्लिकेशन होता है। बट बेटा यहाँ पे जब ट्रांसक्रिप्शन होगा तो कोई एक डीएनए का सेगमेंट जिसका काम है ना, जितने डीएनए सेगमेंट का काम है उतने ही डीएनए सेगमेंट का, ठीक है, आपको आरएनए बनते हुए दिखाई देगा, और वो भी एंड ओनली वन स्ट्रैंड, दोनों स्ट्रैंड तो यूज नहीं होते। ठीक है। नाउ व्हाई नॉट 2 स्ट्रैंड्स, ये अभी हम लोग देखेंगे। ओनली वन ऑफ द स्ट्रैंड इज कॉपीड, सिर्फ एक ही स्ट्रैंड को कॉपी किया जाएगा इनटू आरएनए। नाउ ऐसा क्यों? Why both strands are not copied? ये जेन्युइन क्वेश्चन हमारी एनसीईआरटी खुद ही पूछती है बच्चों की तरफ से, है ना, और उसका आंसर भी देती है। बोलते हैं देखो, because if both the strands act as a template, they would code for the RNA molecule with a different sequences, and in turn if they code for proteins, the sequence of amino acids in the protein would be different। तो अगर ऐसा होगा, मतलब अगर सपोज दोनों ही डीएनए अगर कॉपी बनाए जाएंगे तो यार एक्चुअली दो अलग अलग प्रकार के प्रोटीन बनेंगे, और दोनों प्रोटीन बेटा कुछ ना कुछ, है ना, फंक्शन करने चाहिए। बट ऐसा होता नहीं है, किसी एक ही प्रोटीन का काम होता है, दोनों प्रोटीन का काम होता नहीं है। तो जो प्रोटीन का काम है वही डीएनए का बेटा एक्सप्रेशन होगा, वही डीएनए कॉपी होगा। जिसका काम नहीं है उस स्ट्रैंड को कॉपी नहीं किया जाएगा। ठीक है। सो दैट इज द सिंपल थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड। ठीक है।
उसके बाद आते हैं सेगमेंट ऑफ द डीएनए वुड बी कोडिंग, है ना, सेगमेंट ऑफ डीएनए वुड बी कोडिंग फॉर 2 डिफरेंट प्रोटीन्स। अब क्या कहाँ पे, है ना, 2 अलग अलग प्रोटीन बनेंगे यार, एंड दिस वुड कॉम्प्लिकेट द जेनेटिक इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पे यार कंफ्यूजन क्रिएट होगा, तो मैं आपको ये प्लेन पेपर पे करके दिखाता हूँ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर बने। नाउ अंडरस्टैंड दिस, मेरे पास एक डीएनए स्ट्रैंड है, ये देखो ये डीएनए है बच्चों, बड़ा ध्यान से देखो, ये है 3' to 5', ठीक है, ये स्ट्रैंड है। उसके साथ साथ बेटा दूसरा एक डीएनए स्ट्रैंड है उसी का कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। अब मान लेते हैं बच्चों कि यहाँ ए है, यहाँ टी है, यहाँ जी है, यहाँ सी है, यहाँ अगेन ए है, यहाँ टी है, और यहाँ पे बेटा फिर से जी है। तो ऑब्वियसली उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है डीएनए का 5' to 3', वहां पे सीक्वेंस क्या होंगे, ए है तो यहाँ टी होगा, यहाँ ए होगा, यहाँ बेटा सी होगा, यहाँ जी होगा। दैट इज द वे। ओके, नाउ ये हमारे पास में डीएनए डबल स्ट्रैंड आपको देखने को मिल रहा है। सो दिस इज द डीएनए डबल स्ट्रैंड वी हैव इन फ्रंट ऑफ अस। नाउ सपोज, अब जब इससे एमआरएनए बनेगा, सपोज मान लेते हैं ये जो रेड कलर का 3 प्राइम 5 प्राइम है, इनको खोल देंगे हम लोग, सेपरेट कर देंगे। नाउ अंडरस्टैंड दिस, ये रेड कलर वाला जो है, इससे अगर हम लोग एमआरएनए बनवाएंगे, मैसेंजर आरएनए, तो ये बनेगा ए, ये बनेगा टी, ये जी है, ये सी है, ये ए है, और ये टी है, और ये जी है, जो ये वाला सीक्वेंस है। इसके ऊपर अगर एमआरएनए बनेगा मेरे प्यारे बच्चों, तो जो एमआरएनए इसके ऊपर बनेगा वेरी क्लियरली 3 to 5' पे, यहाँ पे बेटा जो एमआरएनए बनेगा वो डेफिनेटली बेटा ए है तो यहाँ पे यू होगा, है ना, देन टी है तो यहाँ पे बेटा ए होगा, यहाँ सी होगा, यहाँ जी होगा, यहाँ टी है तो यू होगा, यहाँ पे ए है तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे आएगा ए ही, और यहाँ आएगा सी। तो आप देख सकते हो कि 5' 3' हमें एक एमआरएनए मिला है, मैसेंजर आरएनए बना हुआ है ऑन द डीएनए। इस स्ट्रैंड के ऊपर ये वाला स्ट्रैंड हमने यूज कर लिया। नाउ, है ना, नाउ वी हैव टू यूज द अनदर स्ट्रैंड, ठीक है, ये वाले स्ट्रैंड को यूज करते हैं जो ब्लैक कलर में है, ठीक है। लेट्स यूज दैट ब्लैक कलर स्ट्रैंड, ठीक है। अभी ये देखो, ये ब्लैक कलर वाला स्ट्रैंड हमने यूज किया, उसके ऊपर सीक्वेंस है बेटा टी ए सी जी टी ए सी, दिस इज अ सीक्वेंस इन द, ओके, in this one, this is what the 5' to 3'। तो बेटा 3 to 5 मतलब अभी यहाँ पे इसके ऊपर जो एमआरएनए बनेगा इस डायरेक्शन से बनेगा, यहाँ से शुरू होगा क्योंकि 3' से शुरू होता है, और हमेशा नया 5' से बनेगा। तो उसका जो सीक्वेंस होगा बेटा, उसका जो सीक्वेंस होगा डेफिनेटली बेटा वहां पे जी एंड देन यू एंड देन ए एंड देन अगेन व्हाट वी कैन से द सी जी, ए है तो बेटा यू एंड देन ए, ये वाला सीक्वेंस बनेगा। नाउ कैन यू अंडरस्टैंड दिस बेटा, जब ये भी एमआरएनए बनेगा, ये मैसेंजर आरएनए बना, ये भी मैसेंजर आरएनए बना, तो क्या आपको नहीं लगता कि ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंटरी है जो आरएनए बने? आप देखो आराम से, both the RNAs are complementary to each other, both of them are complementary to each other। जैसे बनेंगे बेटा दोनों एक दूसरे को बाइंड कर लेंगे, मतलब आरएनए का डबल स्ट्रैंड बन जाएगा है ना। तो बेटा ये प्रोटीन ही नहीं बना पाएंगे, मेन तो प्रॉब्लम ये है। अगर बनाएंगे तो भी यार देखो, इस स्ट्रैंड से एक अलग ही प्रोटीन बनेगा, क्योंकि इसका सीक्वेंस रीड करेंगे हम लोग कैसे, 5 to 3, तो हमें ये सीक्वेंस मिलेगा UAC GUA एंड फर्दर ऑन। और इसको पढ़ेंगे तो बेटा इसका सीक्वेंस मिलेगा, बेटा देखो, क्योंकि हम 5 to 3 ही पढ़ते हैं हमेशा, तो बेटा यहाँ पे सीक्वेंस होगा मेरे प्यारे बच्चों, वो होगा GUA CGU, ये वाला सीक्वेंस मिल रहा है। मतलब इससे जो प्रोटीन बनेगा वो अलग बनेगा, इससे प्रोटीन बनेगा वो अलग बनेगा। मतलब एक ही डीएनए के सेगमेंट से अगर दो दो प्रकार के प्रोटीन बनेंगे, तो यार वो किस चीज का जीन है ये आपको तो पता ही नहीं है, और ना ही खुद सेल को पता चलेगा, ठीक है। उसे किस प्रोटीन के लिए ट्रिगर करना है इसको नहीं पता। इसीलिए बच्चों ये बात हमेशा याद रखो, है ना, इवोल्यूशन टाइम में जो भी, है ना, एमआरएनए सूट हुआ, जो भी प्रोटीन सूट हुआ, उसी को सिलेक्ट कर लिया। मान लेते हैं कि यहाँ पे इस डीएनए में से जो रेड कलर का स्ट्रैंड है उसी को एज ए जीन माना गया, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इस स्ट्रैंड को हम लोग कहते हैं ये है सेंस स्ट्रैंड, इसको हम लोग कहते हैं सेंस स्ट्रैंड, क्योंकि यही हमारा एक्चुअली डीएनए सीक्वेंस है जिससे हमारा प्रोटीन बनता है।
जो उसका अपोजिट स्ट्रैंड है उसको हम लोग कहते हैं एंटीसेंस स्ट्रैंड, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, द एंटीसेंस स्ट्रैंड। ठीक है, तो जो दोनों स्ट्रैंड होते हैं इसका बिल्कुल भी प्रोटीन बनेगा नहीं, इसका ही प्रोटीन बनेगा। मतलब जब भी हम लोग बोलते हैं कि डीएनए के किसी भी सेगमेंट को जब हम लोग जीन कहते हैं, है ना, हम लोग कहते हैं कि उससे एमआरएनए बनेगा, प्रोटीन बनेगा, तो हम सिर्फ उस वक्त सिर्फ सेंस स्ट्रैंड को ही कंसिडर करते हैं, उसका अपोजिट वाले स्ट्रैंड को बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करते। नहीं तो दो दो प्रोटीन बनेंगे, या तो दो एमआरएनए बनेंगे जो एक दूसरे को ब्लॉक कर देंगे और कुछ बनेगा ही नहीं, आगे प्रोटीन ही नहीं बनेगा। तो ये दोनों ही पॉसिबिलिटीज है। इसीलिए बेटा हमें हमेशा याद रखना है कि ट्रांसक्रिप्शन इज ऑलवेज ऑफ ओनली वन स्ट्रैंड, और उस वन स्ट्रैंड को हम सेंस स्ट्रैंड कहते हैं, उसी स्ट्रैंड को हम कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, कोडिंग, क्योंकि यही एक है जो कोडिंग करेगा। मतलब ये वाला एमआरएनए बनेगा, ये वाला एमआरएनए कभी नहीं बनेगा, इट विल नॉट फॉर्म। तो एंटीसेंस स्ट्रैंड पे कभी एमआरएनए बनता ही नहीं। ठीक है, यस एवरीवन, यस बात सर। क्लियर है ना। तो सर सिर्फ एक ही स्ट्रैंड एक्ट होगा एज ए जीन। बोलो सर, आरएनए का स्ट्रैंड स्ट्रेट नहीं रहता है? क्या? आरएनए का स्ट्रैंड हाँ, स्ट्रेट नहीं रहता स्ट्रेट है, नहीं मतलब डीएनए की मतलब तरह। डीएनए की तरह तो स्ट्रेट ही तो है, यहाँ पे कौन सा मैंने टेढ़ा बनाया, वो तो मैंने सेपरेट समझ में आया ऐसे लिए। अरे क्या तुम भी वो तो आपको समझ में आया कि अच्छा कौन डीएनए कौन आरएनए है, इसको सेपरेट करने के लिए मैंने वेवी बनाया है। क्लियर? यस सर। कहाँ 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 चले जाते हो ये बेसिक को लेकर के। चलो अब मुद्दा आता है, हमें ये समझना है कि अब देखो यार, मैंने एक जो स्ट्रैंड है जो कि 3 प्राइम 5 प्राइम है, ये वाला ऊपर वाला, इसको कोडिंग माना, तो ये क्या हो जाता है बच्चों, ये हो जाता है एंटीसेंस स्ट्रैंड। अब मजेदार बात क्या है कि इसको आप बड़ा ध्यान से सुनना। एक्चुअली एक्चुअली अभी जो कुछ भी मैंने बताया, तो इसका मतलब है कि कोई एक स्ट्रैंड है जो सेंस स्ट्रैंड है। मतलब देखो, आपको ये लगेगा कि इसके ऊपर जो एमआरएनए बनेगा, नाउ आई विल टेल यू द करेक्ट थिंग। अभी तक जो मैंने बताया उसको बड़े ध्यान से सुनो। तो हमारा जीन कौन सा है रे, रेड वाला है कि ब्लैक वाला है, बोलो विच इज जीन? रेड। रेड वाला, बराबर। ठीक है, मतलब ये उसका सीक्वेंस होना चाहिए। दिस इज द सीक्वेंस, ATG इज द सीक्वेंस, CAT इज द सीक्वेंस, बराबर है। मतलब एमआरएनए भी कैसा बनना चाहिए, एमआरएनए शुड बी, ठीक है, जो भी सीक्वेंस है वो ऐसा ही होना चाहिए। तो मैं आपको अब एक बहुत रियलिटी इसकी चेक करा देता हूं। मतलब बहुत से लोग इसको किस तरह से गलत ढंग से समझते। देखो, अगर ये कोडिंग स्ट्रैंड है, ठीक है, मतलब सीक्वेंस ऐसा बनना चाहिए, GTA है ना, ATC इस तरह। मतलब इसको जब आप पढ़ोगे, हाउ यू विल रीड इट, आप इसको पढ़ोगे है ना 5 to 3, सो GTA, फिर आता है CGT, क्योंकि हम रीडिंग हमेशा कैसे करते बेटा, 5 to 3। तो बच्चों जो ये एमआरएनए बनेगा ना, इसका रीडिंग आप देखो, इसका रीडिंग आता है UACCGAU, बिल्कुल मैच नहीं कर रहा। तो ये हमारा एमआरएनए नहीं है, ऑल्दो ये कोडिंग स्ट्रैंड है, ये सेंस स्ट्रैंड है। ठीक है, नाउ अगेन से फिर से मैं आपको वही चीज समझाता हूं। देखो सेम थिंग है, मैं फिर से बनाऊंगा, फिर से वही चीजें मैं समझाऊंगा। जस्ट अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली नाउ। मेरे लिए मेरे लिए जीन है वो लाल वाला स्ट्रैंड, रेड कलर का स्ट्रैंड ही मेरे लिए सेंस स्ट्रैंड है, कोडिंग स्ट्रैंड है। बट मैं आप सबसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि अगर मुझे कोडिंग स्ट्रैंड जैसा ही एमआरएनए बनाना हो, जिसमें सीक्वेंस हो GTA CGT, ऐसा सीक्वेंस होना चाहिए, तो बेटा मैं कौन से स्ट्रैंड को यूज करूंगा, है ना। तो अब आपको यह समझना है कि क्योंकि देखो, ये जो नीचले वाला स्ट्रैंड है ना, नीचे वाला जो स्ट्रैंड है बेटा, ये जो ब्लैक कलर का, ठीक है, एक्चुअली इसके ऊपर एमआरएनए बनेगा। बात को समझो, हाँ, जिस डीएनए के स्ट्रैंड के ऊपर एमआरएनए बनता है वो एंटीसेंस स्ट्रैंड होता है। ये जीन है नहीं, ये जीन नहीं है, बट इसको देख करके है ना जीन बनाया जाएगा, मतलब एमआरएनए बनाया जाएगा। नाउ अंडरस्टैंड दिस वन। इस डीएनए का सीक्वेंस आपको दिखाई दे रहा है 3' to 5', ठीक है, ठीक है। अब अगर आप इस डीएनए के सीक्वेंस को देखोगे तो इसका सीक्वेंस है
A C G T A C, यहाँ पे देखो ये सीक्वेंस मैंने बनाया, ठीक है। मान ये याद रखो कि ये एंटी सेंस स्ट्रैंड है, दिस इज एन एंटी सेंस स्ट्रैंड, ठीक है, ये एंटी सेंस स्ट्रैंड है। नाउ एक्चुअली जेनेटिक इंफॉर्मेशन ये तो है ही नहीं, दिस इज नॉट अ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, बट ठीक है, जब इसके ऊपर जो mRNA बनाया जाएगा इस साइड से, तो वो बनाया जाएगा, C को कॉपी करके G लगेगा, G को A को कॉपी करके U लगेगा, T को कॉपी करके A लगेगा, G को कॉपी करके यहाँ पे लगेगा C, C है तो G, A है तो U, T है तो बेटा A। नाउ दिस इज द सीक्वेंस, कैन यू रीड इट प्रॉपरली। यहाँ पे क्या लिखा है GTA, यहाँ पे पढ़ो क्या लिखा है GAGUA, सेम टू सेम, बस T की जगह U है, ठीक है। नाउ अगेन रीड इट CGT, क्योंकि हम 5 to 3 पढ़ते हैं, ठीक है, ये 5 to 3 ही पढ़ना है, रीड ऑलवेज इन द 5 to 3 डायरेक्शन। ये देखो CGU, तो यहाँ पे भी है CGT, आगे भी आप पढ़ते चले जाओगे। तो आपको एक चीज मैं बोल दूं, बड़ा ही सिंपल है, मैंने इसको पढ़ा बट ये समझा, ठीक है, मैं ये लेटर पढ़ रहा हूं बट मीनिंग मुझे ये समझ में आ रहा है, तो इसीलिए मैं इसको सेंस कहता हूं और इसे मैं एंटी सेंस कहता हूं, ठीक है। एंटी सेंस का ही ट्रांसक्रिप्शन होता है, ठीक है, और सेंस स्ट्रैंड जैसी चीज बनाई जाती है। फिर से एक बार, एंटी सेंस की कॉपी होगी, एंटी सेंस को हम लोग एज ए टेम्पलेट यूज करते हैं, जिसको हम टेम्पलेट यूज करते हैं वो हमारा जीन नहीं है, हमारा जीन सेंस स्ट्रैंड है। कितने लोगों को क्लियर हुआ? सर ठीक है, आप ये वापस रिपीट करो। बिल्कुल वापस करता हूं मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो कोडिंग स्ट्रैंड ही मेरा जीन है, मतलब ये है सेंस स्ट्रैंड, तो जो भी इंफॉर्मेशन है वो सेंस स्ट्रैंड जैसी है, बट सेंस स्ट्रैंड जैसी चीज हम लोग सेंस स्ट्रैंड से कॉपी कर नहीं सकते, क्योंकि सेंस स्ट्रैंड के अपोजिट वाला है ना mRNA बनेगा। तो इसीलिए, क्योंकि अगर मुझे ये मीनिंग पता करना हो कोडिंग, तो मैं इसको एज ए टेम्पलेट यूज करूंगा उसके अपोजिट स्ट्रैंड को, तो वही किया मैंने एंटी सेंस स्ट्रैंड को एज ए टेम्पलेट यूज किया, और जब मैंने एंटी सेंस स्ट्रैंड को टेम्पलेट यूज किया तो मुझे सेंस स्ट्रैंड जैसा मीनिंग मिला। बात क्लियर है? तो जीन तो यस ये सर। है, इसीलिए इसको सेंस स्ट्रैंड बोलते हैं, जो कि नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड है, जिसकी कॉपी होती नहीं है वो सेंस है, जिसके ऊपर कॉपी की जाती है वो एंटी सेंस है। करेक्ट है? सबको क्लियर हुआ? यस सर। मेरे प्यारे बच्चों देख लो, यहां समझ लो, है ना। यस एवरीवन, किसी को भी दिक्कत है? क्योंकि ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। याद रखो, जिस डीएनए के स्ट्रैंड के ऊपर कॉपी होती है उसे हम लोग टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं, उसे हम एंटी सेंस स्ट्रैंड कहते हैं, ठीक है। बट जिस डीएनए स्ट्रैंड के जैसी एमआरएनए की कॉपी बनती है उसे ही हम लोग सेंस स्ट्रैंड कहते हैं। तो आप नोटिस करो बेटा कि कॉपी ब्लैक स्ट्रैंड के ऊपर हुआ है, बट रेड स्ट्रैंड जैसा सीक्वेंस बना है। बिल्कुल सही, फिर एक बार बोलता हूँ, कॉपी किसके ऊपर हो बेटा? ब्लैक स्ट्रैंड के ऊपर हुआ, बट किसके जैसा सीक्वेंस बना रे? रेड स्ट्रैंड जैसा सीक्वेंस बना, इसीलिए रेड स्ट्रैंड सेंस स्ट्रैंड है। मुझे मतलब जो है मीनिंग है ना, सेंस स्ट्रैंड से ही समझ में आता है, बट उसकी कॉपी मैं टेम्पलेट स्ट्रैंड से बनवा लेता हूँ, एंटी सेंस से। यस एवरीवन इज क्लियर? बेटा सबको क्लियर है रे? यस सर। ओके, तो चलो हम लोग चलते हैं नोट्स के पास, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है भाई, है ना। नाउ आते हैं यहाँ पे, तो बच्चों नोटिस करो हम लोग क्या बोल रहे हैं। इफ टू, है ना, जैसे मैंने अभी बताया, इफ टू आरएनए मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस्ड साइमल्टेनियसली फ्रॉम सेम डीएनए, दे वुड बी कॉम्प्लीमेंटरी टू ईच अदर। मैंने जैसे अभी करके दिखाया था, पहला जो पॉइंट बताया था, हेंस दे फॉर्म अ डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। और ऐसा अगर होगा, दिस वुड प्रिवेंट आरएनए फ्रॉम बीइंग ट्रांसलेटेड इनटू प्रोटीन। तो प्रोटीन बनेगा ही नहीं, अगर दो दो एमआरएनए बन गए, दोनों एक दूसरे जैसे होंगे और दोनों एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो डेफिनेटली बेटा यहाँ पे हमें समझना है, आरएनए फ्रॉम बीइंग ट्रांसलेटेड इनटू प्रोटीन एंड द एक्सरसाइज ऑफ ट्रांसक्रिप्शन वुड बिकम यूजलेस। तो बेटा कुछ मतलब ही नहीं बनेगा, प्रोटीन बनेगा नहीं। देखो, या तो अगर प्रोटीन बनते हैं ऐसा आप मानोगे, तो दो दो प्रोटीन बनेंगे तो कंफ्यूजन होगा, ठीक है। बट एक्चुअली प्रोटीन बनेगा ही नहीं। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि दो अगर एमआरएनए बनते हैं तो दोनों एमआरएनए भी कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, वो एक दूसरे को बेटा ब्लॉक कर देंगे,
तो बेटा राइबोसोम उसको पढ़ ही नहीं पाएगा। सो अब ये क्लियर करते हैं, ठीक है। राइट नाउ अब हम यहाँ पे पॉइंट पे आते हैं। देखो, जिस डीएनए के यूनिट का ट्रांसक्रिप्शन होता है उसे हम लोग ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहते हैं। जितने डीएनए के सेगमेंट का कॉपी होता है उसे हम लोग कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। क्या कहते हैं उसे बेटा हम लोग? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। दैट इज कॉल्ड एज द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। अब यार ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को थोड़ा ध्यान से समझते हैं, आराम से समझते हैं, ठीक है। नंबर 1, अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इन डीएनए इज डिफाइंड प्राइमरली बाय द 3 रीजन्स। 3 रीजन्स आपको देखने को मिलेंगे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में। एक होता है बेटा प्रमोटर, एक होता है द स्ट्रक्चरल जीन और एक होता है टर्मिनेटर। देखो, जहां से रीडिंग शुरू होगी, जिस पॉइंट से रीडिंग शुरू होगी वो डिसाइड कराएगा प्रमोटर कौन से साइड में है। नाउ फिर एक बार मैं यहाँ पे आपको वो डायग्राम बना देता हूं। ये देखो बच्चों, ये है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ये है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। मैं इस स्ट्रैंड को कोडिंग स्ट्रैंड मानता हूं, दिस इज अ कोडिंग स्ट्रैंड। और इसको मैं एंटीसेंस स्ट्रैंड मानता हूं, एंटीसेंस या टेम्पलेट स्ट्रैंड, नॉन कोडिंग स्ट्रैंड। इसके ऊपर बेटा डीएनए की, आरएनए की कॉपी बनेगी और इसके जैसे बनेगी, ठीक है। इज इट क्लियर? कोडिंग वाले जैसी बनेगी, सेंस वाले जैसी बनेगी। नाउ देखो, अगर ये यहाँ पे हम लोग 3' to 5' स्ट्रैंड है, ये वाला है 5' to 3'। तो बेटा क्योंकि रीडिंग इधर से शुरू होती है, इस साइड से, तो प्रमोटर हमेशा कोडिंग स्ट्रैंड के 5' की तरफ ही होता है, क्योंकि इसको तो यहीं से पढ़ा जाएगा ना, ये इस साइड से पढ़ा जाएगा, एंटीसेंस की कॉपी होगी, क्योंकि ये है बच्चों हमारा टेम्पलेट। तो जब भी जिस है ना टेम्पलेट स्ट्रैंड को रीडिंग किया जाएगा तो टेम्पलेट के 3' से शुरू होता है और 5' की तरफ जाता है। बट क्योंकि ये कोडिंग स्ट्रैंड है तो हम लोग बोलते हैं कि प्रमोटर इज ऑलवेज सिचुएटेड एट, कहां पे होगा बेटा प्रमोटर? प्रमोटर इज ऑलवेज सिचुएटेड एट द 5' एंड ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड। मैं इसको ये भी बोल सकता हूं कि प्रमोटर इज ऑलवेज प्रेजेंट एट द 3' एंड ऑफ द टेम्पलेट स्ट्रैंड, एंटीसेंस स्ट्रैंड। दोनों ही बोल सकता हूं मैं। करेक्ट है क्या रे? समझ गए हो क्या? क्योंकि रीडिंग इधर से शुरू होगा, इस स्ट्रैंड का, ये जो टेम्पलेट है इसका, ठीक है। तो टर्मिनेटर कहाँ होता है बताओ? टर्मिनेटर कौन से साइड में होगा? टर्मिनेटर इज ऑलवेज एट द 3' एंड। तो यहाँ पे बेटा इस साइड में आपको टर्मिनेटर देखने को मिलेगा। सो द टर्मिनेटर इज ऑलवेज प्रेजेंट एट द कोडिंग स्ट्रैंड्स 3' एंड। तो बीच में जितना भी कॉपी बनता है उतने पोर्शन को हम लोग स्ट्रक्चरल जीन कहते हैं। मतलब शुरू होगी, स्टार्ट, एंड, और बेटा जहां पे कॉपी होगा वो पोर्शन। तो किसी भी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में 3 चीजें होनी चाहिए, वन इज अ प्रमोटर, वन इज अ स्ट्रक्चरल जीन एंड वन इज अ टर्मिनेटर सीक्वेंस, ठीक है। तो ये बिल्कुल बेटा मैंडेटरी है, नहीं तो कहां पे शुरू करना है और कहां खत्म करना है ये उस पॉलीमरेज एंजाइम को पता कैसे चलेगा? नहीं पता चलता। तो हम जैसे जैसे धीरे धीरे पढ़ेंगे तो ये कंसेप्ट्स आपको और ज्यादा क्लियर होंगे। राइट नाउ मैंने एक स्टेटमेंट कहा कि प्रमोटर इज ऑलवेज प्रेजेंट एट द 5' एंड ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड and terminator is always present at the 3' end of the coding strand। ये दो स्टेटमेंट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए आपको। क्या सबको क्लियर है? Yes, sir. प्रमोटर कहाँ होता है ना? नाउ देखो, जब हम लोग दो स्ट्रैंड्स के बारे में करते हैं, इफ 2 strands of DNA in the structural gene forms a transcription unit, दोनों ही स्ट्रैंड है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बना रहा है। The two strands have a opposite polarity। तो एक स्ट्रैंड अगर 3' 5' है तो दूसरा 5 to 3 है। The DNA dependent RNA polymerase। अब इस एंजाइम का नाम बताओ, क्योंकि ये RNA बना रहा है, उसका नाम है RNA polymerase। बट किसकी कॉपी कर रहा है बेटा? डीएनए की कॉपी कर रहा है ना, तो डीएनए के ऊपर डिपेंडेंट। डीएनए रेप्लिकेशन में जो एंजाइम यूज हुआ था उसका नाम था डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। यहाँ पे जो एंजाइम यूज हो रहा है उसका नाम है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, क्योंकि देखो ये खुद से तो कुछ बना नहीं सकता है ना, टेम्पलेट स्ट्रैंड में जो बेस होंगे उसी का बेटा पेयरिंग करके बना देगा। सो इसको बोलते हैं डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। नाउ अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। यहाँ पे आपके सामने एनसीईआरटी वही बता रही है
जो मैंने आपको बताया। ऑल्सो कैटालाइज द पॉलीमराइजेशन इन ओनली वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में होगा, और हमेशा कौन सा डायरेक्शन होता है? 5' to 3'। टेम्पलेट 3 to 5 वाला ही सिलेक्ट किया जाएगा, ठीक है, कि टेम्पलेट 3 to 5 और उसके ऊपर जो mRNA बनेगा वो हमेशा 5 to 3 बनेगा, इसलिए कोडिंग भी 5 to 3 ही होगा, है ना। सो hence the strand that has the polarity 3 to 5 acts as a template। आपको मैंने यहाँ करके दिखाया, ये टेम्पलेट है जो कि 3 to 5 है, इसके ऊपर नया mRNA बनेगा। देखो फिर से रुखसार, ये वेवी बनाया है मतलब आरएनए बना रहा हूँ, ठीक है। स्ट्रेट लाइन से मतलब डीएनए के स्ट्रैंड से, ठीक है, सिर्फ शो करने के लिए। सो एंड इज ऑल्सो रेफर टू एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड, उसको हम लोग टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं। अब इसी टेम्पलेट स्ट्रैंड को मैंने दो नाम और दिए थे, वो क्या था रे? एंटी सेंस स्ट्रैंड, या तो क्या बोला था? नॉन कोडिंग स्ट्रैंड, ठीक है, एंटी सेंस या तो नॉन कोडिंग स्ट्रैंड। नाउ द अदर स्ट्रैंड विच हैज द पोलैरिटी 5 to 3', अब ये नीचे वाले स्ट्रैंड के बारे में बात हो रही है, मतलब ये जो स्ट्रैंड है ना जो 5 to 3 हमको दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसके बारे में। तो ये जो स्ट्रैंड है बेटा, है ना, उसकी पोलैरिटी जिसकी 5 to 3 है, एंड सीक्वेंस सेम एज आरएनए, जिस तरह से आरएनए बनेगा बिल्कुल वैसा ही उसका भी सीक्वेंस है, जो अभी मैंने पेपर पे करके दिखाया था, सिर्फ वहां पे थायमिन की जगह पे यूरेसिल लगता है, बाकी सेम सीक्वेंस होता है, ठीक है। रेफर टू एज अ कोडिंग स्ट्रैंड, और उसको हम लोग बच्चों कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। यस, ये वाला कोडिंग स्ट्रैंड है जो 5 to है ना 3' है, जिसके जैसा mRNA बनेगा, जिसको हम सेंस स्ट्रैंड कहते हैं। नाउ देखो, अब यहाँ पे एग्जांपल हमारी एनसीईआरटी देती है, इतना लंबा सीक्वेंस दिया है तो बच्चे ऑलरेडी कंफ्यूज हो जाएंगे, इतना लंबा सीक्वेंस इन्होंने दिया है, देखो ये बोला है टेम्पलेट स्ट्रैंड, ये बोला है कोडिंग स्ट्रैंड, ठीक है, और यहाँ पे जो यूज सीक्वेंस दिया है, देखो ये इतना बड़ा सीक्वेंस दिया है जिसको 3 to 5' दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे प्यारे बच्चों, ये है बच्चों 3' एंड और ये है 5' एंड, करेक्ट है। उसका ही बिल्कुल उसका ही है ना अपोजिट, है ना, ये देखो ये है 5' एंड और ये 3' एंड, जिसका कोडिंग स्ट्रैंड है वो, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों आपको दिखाई दे रहा है दिस स्ट्रैंड, ये वाला जो स्ट्रैंड हमने बनाया ये है कोडिंग स्ट्रैंड, क्योंकि इसके जैसा जो पिंक कलर का मैंने बनाया उसके जैसा mRNA बनेगा, बस जहां जहां पे टी है वहां वहां पे यू लगेगा, दैट्स इट। सो यहाँ पे देखो द प्रमोटर एंड टर्मिनेटर रीजन्स आर एट आइदर एंड्स ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन मतलब बीच में जो सीक्वेंस कॉपी होगा वो स्ट्रक्चरल जीन है। Now the promoter region is present toward the 5' end of the structural gene, and terminator region is toward the 3' end in a transcription unit of the coding strand। तो मैंने सीधे सीधे सिंपल स्टेटमेंट आपको बताया, ठीक है, सीधे सीधे सिंपल स्टेटमेंट बताया। अब यहाँ पे शब्द देखो, दो वर्ड आते हैं, एक वर्ड आता है बच्चों आपने नोटिस किया होगा, तो यहाँ पे आपको वर्ड आता है अपस्ट्रीम और दूसरा आता है बेटा डाउनस्ट्रीम। अपस्ट्रीम मतलब बेटा है ना जो स्ट्रक्चरल जीन शुरू होना है उससे पहले, तो प्रमोटर हमेशा बेटा स्ट्रक्चरल जीन के पहले होता है, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पे आपको फिर से समझ में आए, इसीलिए मैं एक और डायग्राम बनाता हूँ। देखो बच्चों यहाँ पे दिया गया है ना क्यों बना है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो बच्चों, ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाया जा रहा है ये है बच्चों स्ट्रक्चरल जीन। ये डायरेक्शन देख सकते हो आप 3' to 5', ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है, जो ब्लू कलर का दिया गया है वो टेम्पलेट स्ट्रैंड है, दिस इज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड। और बिल्कुल उसके अपोजिट जो येलो कलर वाला स्ट्रैंड है बेटा ये कोडिंग स्ट्रैंड है, और ये कंप्लीट एनसीईआरटी की डायग्राम। कोडिंग स्ट्रैंड का डायरेक्शन आप देख सकते हो 5' to 3'। नाउ वेयर इज द प्रमोटर? प्रमोटर कौन से साइड पे बच्चों देख लो, promoter is toward the 5' end of the coding strand, and where is the terminator? Terminator is at the 3' end of the coding strand। yes, तो जब बेटा हम लोग देखो अगर मानते हैं कि ये इतना स्ट्रक्चरल जीन है यहां से लेकर यहां तक का, तो उसके पहले मतलब अपस्ट्रीम और उसके बाद में मतलब डाउनस्ट्रीम, ठीक है, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम, ठीक है। पानी जहां से बहते हुए आ रहा है वो
है ना, वो है अपस्ट्रीम, और जहां बहते हुए जा रहा है वो डाउनस्ट्रीम है। तो रीडिंग यहाँ से शुरू होगी, एमआरएनए यहाँ पे बनेगा बच्चों। जस्ट आई विल जस्ट रिमूव एवरीथिंग एंड जस्ट शो यू द थिंग, यहाँ पे देख लो, ठीक है। एमआरएनए कौन से स्ट्रैंड पे बनेगा, ब्लू कलर वाला या येलो कलर पे? द आंसर इज सर जो ब्लू कलर वाला है ना उस पे बनेगा, एमआरएनए उस पे बनेगा, क्योंकि टेम्पलेट पे बनता है। जो टेम्पलेट का मतलब क्या होता है, ठीक है। और किसके जैसा बनेगा, कौन से स्ट्रैंड जैसा बनेगा? सर कोडिंग स्ट्रैंड के जैसा बनेगा, यस और नो? येलो वाली लाइन की जैसा। इज इट क्लियर? तो बच्चों यहाँ पे बस वही पॉइंट हमें क्लियर करना है, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम 5' एंड 3' एंड विथ रिस्पेक्ट टू द कोडिंग स्ट्रैंड। हम लोग टर्मिनेट टेम्पलेट स्ट्रैंड के हिसाब से भी बोलेंगे तो चलता है, गलत थोड़ी है। बट टेम्पलेट स्ट्रैंड के हिसाब से जब ये स्टेटमेंट बोलोगे तो बोलोगे कि प्रमोटर इज प्रेजेंट एट द 3' एंड, 3' एंड है ना, ये वाला पॉइंट बोलोगे आप लोग, बराबर। 3' एंड ऑफ द टेम्पलेट स्ट्रैंड एंड टर्मिनेटर इज प्रेजेंट एट द 5' एंड ऑफ द टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो ये बोल सकते हो आप लोग, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, यस, है ना। बट ये स्ट्रैंड्स का बराबर, तो एक ही स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट याद रखना अच्छा रहता है आपके लेवल पे। नाउ प्यारे बच्चों नोटिस करते हैं यहाँ पे, the promoter region that provides binding site for RNA polymerase to initiate transcription। तो बेटा जब भी RNA polymerase आएगा, एंजाइम आएगा, तो बराबर बेटा प्रमोटर सीक्वेंस को पहचान लेता है। अच्छा इधर प्रमोटर सीक्वेंस से वहीं जाके चिपक जाएगा और उधर से कॉपी करना शुरू करेगा, समझ रहे हो आप लोग, ठीक है। तो आरएनए पॉलीमरेज प्रॉपरली पहचानता है, आइडेंटिफाई करता है कि कौन से साइड में प्रमोटर है, और उसी साइड से बेटा कॉपी करना शुरू करता है टेम्पलेट को, ठीक है। टर्मिनेटर जीन हेल्प्स इन द टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, है ना। तो मैं आपको थोड़ा सिंपल यहाँ पे बता दूं कि जब हमने प्रोकैरियोट्स के बारे में पढ़ा आरएनए पॉलीमरेज के, थोड़ा ध्यान से सुनना, यहाँ पे देखो आरएनए पॉलीमरेज नाम का एंजाइम है, बराबर, इसको शॉर्ट में लिखते हैं आरएनए पॉलीमरेज, पॉली। तो ये जो आरएनए पॉलीमरेज है इसमें तीन चीजें होती है, एक होता है बेटा सिग्मा फैक्टर, एक होता है कोर एंजाइम मेन एंजाइम, और होता है बेटा एक होता है रो फैक्टर, ठीक है। अब देखो होता क्या है कि सबसे पहले सिग्मा फैक्टर जाकर के बाइंड हो जाता है टू द प्रमोटर सीक्वेंस। तो सिग्मा फैक्टर पहचानता है कि प्रमोटर कौन से साइड में है, ठीक है। तो जहां सिग्मा फैक्टर जाएगा यहाँ पे मेन एंजाइम जाके बाइंड हो जाता है, कोर एंजाइम भी वहां पे जाके चिपक जाता है। अच्छा इस साइड में है क्या, वेरी गुड। अच्छा ये वाला स्टार्ट पॉइंट है, प्रमोटर यहाँ पे खत्म हुआ, मतलब यहाँ से पॉइंट, तो वो कॉपी करते हुए एमआरएनए बनाते हुए आगे 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 जाता है। बट उससे पहले इधर जैसे बेटा जिधर सिग्मा फैक्टर बाइंड हुआ था, बिल्कुल यहाँ पे बेटा पहले से ही रो फैक्टर आके बाइंड होके होता है, रो फैक्टर। तो ये आ रहा है कॉपी करते करते, ये डीएनए पॉलीमरेज आरएनए पॉलीमरेज सरकते सरकते कॉपी करते 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 यहाँ पे आता है, उसको दिखता है अरे यहाँ तो रो फैक्टर अटैच्ड है, मतलब यहाँ पे अभी खत्म करने का है ना, इसके आगे की डीएनए की एमआरएनए नहीं बनानी है। ये जो चीज होती है ना, यही ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है। इज इट क्लियर? कहाँ से शुरू करना है, कहाँ पे खत्म करना है, तो तीन चीजें तो होगी यार, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन, टर्मिनेशन, करेक्ट है। इनिशिएशन कहाँ पे होगा, प्रमोटर सीक्वेंस के, है ना, बिल्कुल जस्ट बाद में, यहाँ पे आपको स्टार्ट पॉइंट दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो प्रमोटर सीक्वेंस बता देगा कि हाँ भाई यहाँ पे आएगा सिग्मा फैक्टर, तो सिग्मा फैक्टर बराबर जाकर के प्रमोटर सीक्वेंस को पहचानता है, वहां अटैच होता है। कोर एंजाइम सिग्मा फैक्टर के साथ में अटैचमेंट रखता है, कोर एंजाइम बराबर जाकर के सिग्मा फैक्टर के साथ अटैच होता है, तो उसको समझ में आता है अच्छा यहां से कॉपी करना है, तो वहां से कॉपी करना शुरू करता है ऑलवेज, है ना। टेम्पलेट इज 3 to 5 और एमआरएनए जो भी बनेगा वो बनेगा 5 to 3। यस, लास्ट क्लास में मैंने एमआरएनए का स्ट्रक्चर आपको बताया था, तब भी मैंने वैसे ही ड्रॉ किया 5 to 3 इफ यू हैव सीन इट केयरफुली। यस यस सर। है ना। तो बेटा यहाँ पे मुद्दा बहुत सिंपल है ना, यहाँ कंसेप्ट है यार, बहुत है ना, समझाना पड़ता है, तो समझो इस चीज को, नहीं समझते हो तो पूछो बार बार, सर बताओ,
बताओ, ऐसे ऐसे वैसे वैसे, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग ही सब कुछ है इसका इसमें। नाउ देखो, अगर आपको ये क्लियर है तो एक्चुअली ये जीन है क्या, जिसको हम स्ट्रक्चरल जीन बोल रहे हैं, ये क्या है? तो ये जीन जो होता है ना, जीन इज डिफाइंड एज द फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। इसको हम फंक्शनल यूनिट मानते हैं क्योंकि ये क्या करेगा, या कोई प्रोटीन बना देगा या पॉलीपेप्टाइड बना देगा, ठीक है, जिसके वजह से कुछ ना कुछ तो फंक्शन हो जाए या स्ट्रक्चर आ जाए। द डीएनए सीक्वेंस कोडिंग फॉर द टीआरएनए और आरआरएनए मॉलिक्यूल आल्सो डिफाइन अ जीन। तो बेटा ये जरूरी नहीं कि कोई भी एक डीएनए सीक्वेंस से सिर्फ एमआरएनए ही बनाना चाहिए, ऐसा जरूरी है क्या? नहीं। देखो यहाँ पे ध्यान से याद रखना, डीएनए है बच्चों, ये ध्यान से सुनना, डीएनए है। इस डीएनए से अगर आपको मैसेंजर आरएनए बना तो इस मैसेंजर आरएनए से आगे प्रोटीन बनेगा। बट बेटा क्या ये जरूरी है कि डीएनए से सिर्फ मैसेंजर आरएनए ही बने? नहीं, टीआरएनए भी बन सकते हैं। तो देखो ये डीएनए है, डीएनए से बेटा टीआरएनए बन गया तो उसका काम है ट्रांसपोर्ट करना, या उसी डीएनए से आरआरएनए बन गया तो इसका काम है बेटा राइबोसोम बनाना, ये भी हो सकता है। तो इन तीनों ही चीजों को मैं ट्रांसक्रिप्शन कहता हूं, ये नहीं कि एक ही चीज को मैं ट्रांसक्रिप्शन कहता हूं। बट जब बेटा प्रोटीन बनता है तो कोई पर्टिकुलर एक फंक्शन दिखाया जाएगा, है ना, स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट मिलेगा, फंक्शनल एस्पेक्ट मिलेगा, कोई एंजाइम बनेगा, ठीक है। तो इसीलिए हम उस जीन को फंक्शनल यूनिट मानते हैं। फंक्शनल यूनिट को ही हम लोगों ने वर्ड यूज किया सिस्ट्रॉन। जैसे क्लासिफिकेशन यूनिट को हमने कहा टैक्सॉन। ऑन ये वर्ड आपको, ऑन ये जो है ना सफिक्स जो लगता है ऑन, है ना, टैक्सॉन, सिस्ट्रॉन, ऑन जब लगेगा तो यूनिट है वो, यूनिट, ठीक है। ये बात को समझो। So the DNA sequence actually on is a short form of the one, O-N-E, E हटा दिया हमने, ठीक है। So the DNA sequence coding for tRNA as well as RNA is also a gene. वो actually regulatory gene है ना, वो भी तो काम कर रहा है यार, tRNA भी तो बनना चाहिए, RNA भी तो बनना चाहिए। So a segment of DNA coding for a polypeptide, अगर उससे प्रोटीन बनेगा तो ही उसे मैं सिस्ट्रॉन कहता हूं। अगर उससे टीआरएनए बनता है तो उसे मैं सिस्ट्रॉन नहीं कहता। अगर उससे आरआरएनए बनता है तो उसे मैं सिस्ट्रॉन नहीं कहता। समझ रहे हो, है ना? यस और नो? सिस्ट्रॉन मतलब इज अ फंक्शनल यूनिट, इससे वो पॉलीपेप्टाइड बनना चाहिए, अमीनो एसिड का सीक्वेंस बनना चाहिए, प्रोटीन बनना चाहिए, तब उसे मैं सिस्ट्रॉन कहता हूं, ठीक है। सो द स्ट्रक्चरल जीन, जिसको हम स्ट्रक्चरल जीन वर्ड यूज कर रहे हैं बेटा ध्यान से, स्ट्रक्चरल जीन इन ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में बी मोनोसिस्ट्रॉनिक और पॉलीसिस्ट्रॉनिक। इसका मतलब है कि उसमें एक ही पॉलीपेप्टाइड बनाने की संभावना हो सकती है या बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड बनाने की संभावना हो सकती है। बट जब भी उसमें बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड बनाने की संभावना हो, पॉसिबिलिटी हो, then it can be called as a monocistronic or polycistronic. Now what is the difference between this? See, whenever you see that the monocistronic gene, so it's a mostly in eukaryotes आपको ये चीज देखने को मिलेगी। पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन का मतलब मोस्टली इन बैक्टीरिया और प्रोकैरियोट्स आपको देखने को मिलेगी। नाउ ऑन द पेन एंड पेपर में मोनोसिस्ट्रॉनिक और पॉलीसिस्ट्रॉनिक का डिफरेंस आपको बताना चाहूंगा। नाउ सी, यहाँ पे बच्चों यहाँ नोटिस करो, ये बना हमारे पास में एक मैसेंजर आरएनए, बोल ले समझ लेते हैं आरएनए बना है, ठीक है। इस आरएनए के ऊपर ये एक सिस्ट्रॉन है बेटा, इससे एक प्रोटीन बन सकता है। उसके बिल्कुल तुरंत बाद में दूसरा एक सिस्ट्रॉन है, उससे दूसरा पॉलीपेप्टाइड, इसके तीसरे बाद में इधर एक है और एक है बेटा, और एक है। मतलब यहाँ पे आपको एक सिस्ट्रॉन, दूसरा सिस्ट्रॉन, तीसरा, चौथा, पांचवा, कंटिन्यूअसली बेटा आपको सिस्ट्रॉन देखने को मिलते हैं। इनमें कोई गैप नहीं है, इनमें कोई ऐसा सीक्वेंस नहीं है जो बेकार का सीक्वेंस हो, कुछ भी नहीं, ऑल आर है ना सिस्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इसीलिए मैं ऐसे एमआरएनए को पॉलीसिस्ट्रॉनिक कहता हूं, जो कि आपको प्रोकैरियोटिक सेल में देखने को मिलते हैं, जो प्रोकैरियोटिक डीएनए है उसमें देखने को मिलता है। क्योंकि उनका डीएनए सर्कुलर होता है, छोटा होता है, तो बहुत पास पास में बेटा सारे जीन होते हैं और बीच में कोई भी फालतू का सीक्वेंस उनमें होता नहीं है, ठीक है। तो ये सारे जो 1 जीन, 2 जीन, 3 जीन, 4 जीन, 5 जीन, ऑल आर इन द कनेक्शन, है ना, कंटिन्यूटी, ठीक है।
right from the 5' end to 3' end of the mRNA. But जब बेटा हम लोग यूकैरियोटिक सेल के बारे में देखेंगे, नाउ देखो इसको हम लोग बोलते हैं, एक्चुअली ये mRNA का अनप्रोसेस्ड फॉर्म है, इसको hnRNA बोलते हैं। ये mRNA का ही फॉर्म है ना, मैं लिख देता हूं कि ये एक्चुअली mRNA ही है, बट एक्चुअली उसका रॉ मटेरियल है, कच्चा इंफॉर्मेशन है। अब यहाँ पे आप देखोगे ना, तो यहाँ पे आपको मजेदार चीज देखने को मिलेगी। ये देखो यहाँ से 5' एंड से शुरू हुआ यहाँ तक एक सिस्ट्रॉन है जिसको हम एक्सॉन बोलते हैं, जो कि एक्सप्रेस होकर के कोई पर्टिकुलर प्रोटीन बना सकता है, अमीनो एसिड बनता सीक्वेंस या पॉलीपेप्टाइड बना सकता है। उसकी थोड़ी गैप छोड़ करके यहाँ पे और एक बार बेटा दूसरा एक एक्सॉन है, ठीक है, इसको मैं एक्सॉन 2 बोलता हूँ, इसको एक्सॉन 1 बोलता हूँ। और एक गैप छोड़ करके बेटा यहाँ पे एक और है एक्सॉन 3। तो ये एक्सप्रेस कर सकते हैं एक्सप्रेसिंग सीक्वेंसेस से, जिनसे बेटा पॉलीपेप्टाइड बनता है, प्रोटीन बनता है। बट आप अगर नोटिस करो तो बेटा ये जो सीक्वेंस है यहाँ पे, ये वाला सीक्वेंस और ये वाला सीक्वेंस, इससे कुछ नहीं बनता। मतलब इतना जो पोर्शन है आरएनए का वो बेफालतू है, बेकार है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते बेटा इंट्रॉन, इसको बोलते हैं इंट्रॉन, ठीक है। और ये जो भी सिस्ट्रॉन है, ये सिस्ट्रॉन है, ये सिस्ट्रॉन है, सबका अपना अपना इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस है, कोई किसी को चिपका हुआ नहीं है, ठीक है। इसीलिए इसको हम मोनोसिस्ट्रॉनिक डीएनए कहेंगे या मोनोसिस्ट्रॉनिक स्ट्रक्चरल जीन कहेंगे, ठीक है। एक्सॉन का मतलब ही क्या होता है बच्चों? एक्सॉन का मतलब होता है एक्सप्रेशन सीक्वेंस, ठीक है, मतलब ही सिस्ट्रॉन। बट इंट्रॉन का मतलब क्या है बेटा? इसको बोलते हैं इंटरवेनिंग सीक्वेंस, मतलब बेकार का सीक्वेंस जिसका कोई मतलब नहीं है ना, उसका प्रोसेसिंग करके वो निकाल के फेंक देना पड़ेगा, ठीक है। तो यूकैरियोटिक सेल में ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो होता है ना, बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड काम है, क्योंकि पहले तो एक्सॉन 1, एक्सॉन 2, एक्सॉन 3 इनको पहचानो, फिर इंट्रॉन को पहचानो, फिर इंट्रॉन को तोड़ करके फेंक दो, फिर जरूरत पड़े तो एक्सॉन 2 को, एक्सॉन 1, एक्सॉन 2 को जोड़ दो। ऐसे बहुत सारी प्रोसेसेस हमारे सेल के अंदर आफ्टर आरएनए, तो इसीलिए उसको हम हेटेरो न्यूक्लियर आरएनए बोलते हैं। उसका प्रॉपर प्रोसेसिंग होने के बाद ही उसको रियल मैसेज समझेंगे, तब उसको हम एमआरएनए बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे यूकैरियोट्स के सेल्स में जो ट्रांसक्रिप्शन से बनती चीज है वो एमआरएनए नहीं होती, वो एचएनआरएनए होता है। बट प्रोकैरियोट्स में, क्योंकि उनके उसमें कुछ प्रोसेसिंग करने की जरूरत नहीं, देखो ये अपना है यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये है, एक के बाद एक प्रॉपर अरेंज्ड है, ये बड़ा अपना अमीनो ये बनाएगा, ये बनाएगा, इस तरह से बनाता चला जाएगा, किसी को जोड़ने की जरूरत नहीं, तोड़ने की जरूरत नहीं, दैट्स इट, डन। इसीलिए जो भी देखो, याद रखो, पी फॉर पॉलीसिस्ट्रॉनिक, पी फॉर प्रोकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो स्ट्रक्चरल जीन होता है, उसमें जीन जो होते हैं वो एक के बाद एक के बाद एक के बाद अरेंज होते हैं, उनको तोड़ दो, जोड़ो, कुछ भी करने की नाटक की जरूरत नहीं होती, बट है ना, इसीलिए वो पॉलीसिस्ट्रॉनिक होते हैं। यहाँ पे देखो एक एक इंडिविजुअल सीक्वेंस निकाल निकाल करके उसका प्रोसेसिंग कर करके बाद में बेटा उसका एक्सप्रेशन करना पड़ता है, इसीलिए उसको मोनोसिस्ट्रॉनिक कहते हैं। दैट इज क्लियर? मोनोसिस्ट्रॉनिक यूकैरियोट में है, पॉलीसिस्ट्रॉनिक प्रोकैरियोटिक में है। पी फॉर पॉलीसिस्ट्रॉनिक, पी फॉर प्रोकैरियोटिक। इज इट क्लियर? यस सर। है ना। चलो, सिस्ट्रॉन ये वर्ड आपको समझ में आना चाहिए। जो यूनिट फंक्शनल यूनिट है जीन का, है ना, उसी को हम बच्चों सिस्ट्रॉन ये वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। नाउ देखो यहाँ पे हमें नोटिस करने को मिल रहा है, द मोनोसिस्ट्रॉनिक स्ट्रक्चरल जीन्स इन यूकैरियोट्स हैव इंटरप्टेड कोडिंग सीक्वेंसेस, जिनको मैंने क्या कहा था रे? इंट्रॉन, ठीक है। दैट इज यूकैरियोटिक जीन, है ना। यूकैरियोटिक जीन बीच बीच में आपको देखना है, आर एंड स्प्लिट जीन, तो है ना, यूकैरियोटिक जीन को हम एक्सॉन कहते हैं और स्प्लिट जीन को हम इंट्रॉन्स कहते हैं, स्प्लिट जीन बोलते हैं। इंटरप्टेड सीक्वेंसेस आपको देखने को मिलेंगे, दो जीन के बीच में फालतू की कोई चीज आपको सीक्वेंस देखने को मिलती है। इन प्रोकैरियोट्स द पॉलीसिस्ट्रॉनिक स्ट्रक्चरल जीन्स कंटेनिंग ओनली एक्सॉन्स, उनमें एक्सॉन ही एक्सॉन होते हैं, इंट्रॉन होता ही नहीं है,
Hence, they are called as non-splitted और अनइंटरप्टेड जीन। तो ये आपको समझ में आया, ये आपको स्प्लिट जीन समझ में आता है। स्प्लिट जीन किसका है रे? यूकैरियोट्स का, मोनोसिस्टोनिक। मतलब एक ही जीन में बीच बीच में फालतू के सीक्वेंस आपको देखने को मिले जिसका प्रोसेसिंग करना पड़ेगा। ठीक है, मान लेते हैं एक्सॉन 1 और एक्सॉन 2 और एक्सॉन 3 मिला करके एक प्रोटीन बनाते हैं, बट वो कॉपी अलग अलग होंगे क्योंकि एक्सॉन 1 अलग है, एक्सॉन 2 अलग है, एक्सॉन। तो पहले क्या करना पड़ेगा? पहले तो इंट्रॉन्स को निकाल के फेंकना पड़ेगा और फिर जो है एक एंटायर जीन जैसा वो काम करेगा। इसीलिए हम लोग स्प्लिट जीन ये वर्ड यूज करते हैं फॉर द मोनोसिस्ट्रोनिक स्ट्रक्चरल जीन। ठीक है, और ऑब्वियसली बेटा पॉलीसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन को हम लोग नॉन स्प्लिटेड और अनइंटरप्टेड जीन कहते हैं। नाउ द कोडिंग सीक्वेंस और एक्सप्रेस्ड सीक्वेंसेस जो एक्सप्रेस होते हैं, मतलब क्या है? जिस सीक्वेंस का प्रोटीन बनेगा उसी को हम एक्सॉन्स कहेंगे। एंड एक्सॉन्स आर सेड टू बी दोज सीक्वेंसेस दैट अपीयर इन मैच्योर आरएनए। तो जो मैच्योर एमआरएनए बनेगा एचएनआरएनए से, एचएनआरएनए से जो मैच्योर्ड एमआरएनए बनेगा उसी में आपको, उसमें सिर्फ एक्सॉन ही देखेंगे बाद में। जो रॉ एमआरएनए बना, रॉ एमआरएनए मतलब एचएनआरएनए, एचएनआरएनए मतलब हेटेरो न्यूक्लियर आरएनए, जिसमें दो प्रकार के सीक्वेंसेस है। हेटेरो न्यूक्लियर, हेटेरो मतलब अलग अलग, इंट्रॉन और एक्सॉन ऐसे दो प्रकार के सीक्वेंसेस होंगे तो उसको एचएनआरएनए कहते हैं। जब रियल में इंट्रॉन्स को निकाल के फेंक दिया जाता है और एक्सॉन एक्सॉन ही बचते हैं तब उसको हम लोग मैच्योर्ड एमआरएनए कहेंगे। So the exons are interrupted by introns. They do not appear in mature RNA. तो mature जो RNA होता है, मैसेंजर RNA, उसमें इंट्रॉन नहीं होते, वो निकाल के फेंक दिए जाते हैं। क्या आपको यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. बहुत बढ़िया। नाउ आते बेटा टाइप्स ऑफ आरएनए एंड ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट। देखो 3 प्रकार के आरएनए हैं, ये तो मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया भी था यार। तो ये मैंने पॉइंट बताया। इन बैक्टीरिया देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ द आरएनएस। एक होता है एमआरएनए, एक है टीआरएनए और एक है आरआरएनए। ऐसे 3 है, वो तो आपने पढ़ा भी है ना। चाहे एक्चुअली हम ट्रांसक्रिप्शन को बेहतर अभी तक समझते हैं। ठीक है, पहले तो हम प्रोकैरियोट्स में सारी चीजें पढ़ लेते हैं। नाउ ऑल दीज 3 आरएनएस आर नीडेड टू सिंथेसाइज अ प्रोटीन। मैंने लास्ट क्लास में बेटा आपको ये समझाया था, तीनों आरएनए के इंफॉर्मेशन दी आपको, है ना। तो बिना कोई भी, देखो ट्रांसफर आरएनए नहीं तो अमीनो एसिड उठा के कौन लाएगा, आरआरएनए नहीं है तो राइबोसोम कौन बनवाएगा, और है ना रीडिंग कौन करेगा, और एमआरएनए नहीं है तो मैसेज कौन लाएगा। तो ये बेटा बिना आरएनए के तो होता ही नहीं है। आरएनए वर्ल्ड के बारे में मैंने आपको बताया। सो द मैसेंजर आरएनए प्रोवाइड्स टेम्पलेट, टीआरएनए ब्रिंग्स अमीनो एसिड्स, reads the genetic code, and tRNAs play a structural and catalytic role during translation. वो पेप्टाइड बॉन्ड बनाने में भी मदद करता है। नाउ all 3 types of RNAs in bacteria are synthesized by the single DNA dependent RNA polymerase. RNA कोई भी बनाना हो, चाहे tRNA हो, DNA हो, कुछ भी, उसके लिए जो एंजाइम यूज होगा बेटा वो होगा DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज ही यूज होगा ना। ट्रांसक्रिप्शन ऑकर्स इन 3 स्टेप्स। 3 स्टेप्स में बेटा ट्रांसक्रिप्शन होगा, विच आर इनिशिएशन, इलॉन्गेशन, टर्मिनेशन। तो मैंने प्रोसेस पहले भी क्लियर कर दी। नाउ देखो, अब ये बोल रहे हैं आरएनए पॉलीमरेज के बारे में। ये अभी मैंने ड्रॉ करके दिखाया आपको। आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स टू प्रमोटर अलोंग विद द इनिशिएशन फैक्टर, जिसको क्या बोल रहे हैं हम लोग? सिग्मा फैक्टर, बराबर। तो प्रमोटर को जाके कौन पहचानता है? ये क्वेश्चन आया है नीट में पहले, बता सकते हो प्रमोटर को जाके कौन पहचानता है? सिग्मा फैक्टर। सिग्मा फैक्टर जाके ढूंढता है, अच्छा यहाँ पे आ जाओ, मुझे मिल गया रास्ता, इधर से ही कॉपी करने का है। ऐसा सिग्मा फैक्टर सिग्नल देता है, ग्रीन सिग्नल वहां पे, टू इनिशिएट द ट्रांसक्रिप्शन। इट यूजेस न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट एज अ सबस्ट्रेट। ऑब्वियसली बेटा एटीपी, जीटीपी, सीटीपी और यूटीपी यही यूज होगा, है ना। क्या लगाएंगे, वो तो वही अटैच हो करेंगे। एंड पॉलीमराइजेस फॉलोइंग द रूल, है ना, कॉम्प्लीमेंट्री होगा। ए है तो बेटा, है ना, यूटीपी ला करके जोड़ देंगे। Now the RNA polymerase alone is only capable of catalyzing the process of elongation. तो जो कोर एंजाइम है RNA polymerase, सिग्मा फैक्टर से पहचानता है ये है प्रमोटर, इतना ही बोलता है। बाकी मेन काम तो इसको करना है, RNA polymerase को।
ठीक है, तो इलांगेशन करना शुरू करता है, टेम्पलेट स्ट्रैंड के ऊपर देखता है कौन सा नाइट्रोजनस बेस अटैच्ड है, वैसा ही बेटा वो साइटोप्लाज्म से उठा करके चिपकाना शुरू करेगा, न्यूक्लियोप्लाज्म से उठा करके चिपकाना शुरू करेगा, अपना लाइन टू लाइन 1 by 1 फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाते चला जाएगा। नाउ आरएनए पॉलीमरेज एसोसिएटेड विद द टर्मिनेटर फैक्टर, रो फैक्टर आता है। अब वो रो फैक्टर क्या करता है, टर्मिनेट द ट्रांसक्रिप्शन। तो मैंने कहा ना, टर्मिनेटर जहां पे सीक्वेंस है वहां पे पहले ही बेटा ये रो फैक्टर जाके चिपका हुआ है, उसने ढूंढ लिया है। अब ये आरएनए पॉलीमरेज आगे 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 जोड़ते 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 पहुंच जाता है, उसको दिखता है रो फैक्टर तो यहाँ लगा हुआ है, इसका मतलब अब इससे आगे जाना नहीं है, खत्म। ठीक है, सो वंस द आरएनए पॉलीमरेज रीच द टर्मिनेटर रीजन, द नेसेंट आरएनए फॉल ऑफ। नेसेंट मतलब जो नया आरएनए बना हुआ है वो नीचे गिरेगा। सो ऑल्सो द आरएनए पॉलीमरेज भी छूट जाएगा, बोले खत्म हो गया काम। सो दिस रिजल्ट्स इन द टर्मिनेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन। बहुत आसान प्रोसेस है, बट एक बात बता के रखता हूँ, बहुत अच्छे से सुनना। मैंने आपको डीएनए रेप्लिकेशन में पढ़ाया था कि वहां पे आरएनए प्राइमर की जरूरत थी, बराबर है। पॉलीमरेज को ताकत थी क्या इनिशिएशन करने की? बिल्कुल भी नहीं। 3' एंड पे आरएनए प्राइमर जोड़ने को बोला था मैंने। तो क्या फिर ट्रांसक्रिप्शन में ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं। ट्रांसक्रिप्शन में आरएनए प्राइमर की बिल्कुल जरूरत नहीं होती, नो प्राइमर रिक्वायर्ड। ठीक है, वहां पे भी इनिशिएशन, इलांगेशन, टर्मिनेशन हुआ था, बट वहां पे थोड़ा अलग है, वहां पे बहुत सारे एंजाइम इन्वॉल्व थे डीएनए रेप्लिकेशन में। यहाँ पे एक ही एंजाइम कार्यक्रम कर रहा है, कौन सा है? आरएनए पॉलीमरेज, बाकी किसी की जरूरत है नहीं। ठीक है, इवन खुद ही बेटा आरएनए पॉलीमरेज ही अनजिपिंग करता है। अनजिपिंग का क्या मतलब हुआ? दो स्ट्रैंड्स को एक दूसरे से सेपरेट करेगा, ये जरूरी है। बिना अनजिपिंग के बना सकता है क्या दो स्ट्रैंड के ऊपर? नहीं। तो यहाँ पे भी बेटा एसएसबीपी यूज होगा। एसएसबीपी क्या है रे, कौन बताएगा? सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, बट यहाँ हेलिकेज यूज नहीं होता। तो आरएनए पॉलीमरेज इटसेल्फ डू दैट अनजिपिंग। यस, दो हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ करके दो सिंगल स्ट्रैंड बना देगा और टेम्पलेट स्ट्रैंड की कॉपी करता चला जाएगा। सो इन बैक्टीरिया मैसेंजर आरएनए डज नॉट रिक्वायर एनी प्रोसेसिंग टू बिकम एक्टिव। क्यों? क्योंकि उसमें पहले से सारे सिस्ट्रॉन ही है, बाकी क्या प्रोसेसिंग करना है। एंड ऑल्सो सिंस ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन टेक्स प्लेस इन द सेम कंपार्टमेंट, देखो ये सब कुछ साइटोप्लाज्म में हो रहा है, बैक्टीरियल सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। तो बेटा उधर एमआरएनए बन ही रहा होता है, उसके ऊपर प्रोटीन सिंथेसिस भी शुरू कर देते हैं, उसका रीडिंग भी शुरू कर देते हैं। इसलिए एमआरएनए बनेगा फिर प्रोटीन सिंथेसिस होगा, ऐसा कुछ नहीं होता प्रोकैरियोट में। डायरेक्ट इधर एमआरएनए बनना शुरू हुआ, ठीक है, उसके ऊपर बेटा प्रोटीन सिंथेसिस का कार्यक्रम शुरू कर देते, क्योंकि वो खुला है पूरा उधर मैदान, और ना प्रोसेसिंग भी करने की जरूरत नहीं है वहां पे। नो नीड ऑफ एनी प्रोसेसिंग, क्योंकि सिर्फ सिस्ट्रॉन ही है, इंट्रॉन निकालना है, जोड़ना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जैसे ट्रांसक्रिप्शन इधर बेटा हो जाए, शुरू हो जाता है, वैसे देखो यहाँ पे हमें एनसीईआरटी की डायग्राम को देखना है। ठीक है, यहाँ पे एक तो चीज है इनिशिएशन, इलांगेशन और टर्मिनेशन, आपको दिखाई दे रहा है बेटा। आप देख सकते हो किस तरह से सिग्मा फैक्टर और आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर सीक्वेंस के पास बाइंड हो गए हैं। ये इनिशिएशन है, यही इनिशिएशन है। आप देख सकते हो कि आरएनए पॉलीमरेज किस तरह से बेटा आगे आगे बढ़ता चला जा रहा है। सिग्मा फैक्टर का काम हो गया, काम खत्म। आरएनए पॉलीमरेज खुद ही अनजिपिंग कर रहा है, खुद ही नया बेटा नया जो है स्ट्रैंड बनाते चला जा रहा है। यू कैन सी दिस येलो कलर स्ट्रक्चर। यस, सर इसमें आरएनए बन क्या बेटा? गायरेज यहाँ पे भी होगा, बिल्कुल गायरेज वगैरह सब यूज होगा, क्योंकि देखो निगेटिव सुपर कॉइलिंग जहां पे भी होगी वहां पे गायरेज या टोको आइसोमरेज अपना रोल प्ले करेगा। जहां पे है ना सिंगल स्ट्रैंड बना करके कॉपी करना है, वहां पे एसएसबी प्रोटीन अपना रोल प्ले करेगा। बट यहाँ पे हेलिकेज वगैरह नहीं होता, नो हेलिकेज। ठीक है, यहाँ खुद ही आरएनए पॉलीमरेज सफिशिएंट है, क्योंकि उसको बहुत छोटा सा फ्रैगमेंट, छोटा सा एरिया ही बेटा कॉपी करना है, पूरा डीएनए नहीं कॉपी करना है। वहां पे तो बहुत बड़ा टास्क होता है, तो बहुत सारे एंजाइम उसमें इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ही होता है, इसलिए गायरेशन वगैरह का उतना चांस होता नहीं है, समझ रहे हो आप? यस सर। हाँ, अगर बहुत लंबा डीएनए है, जीन है, तो फिर तो यार गायरेशन भी होगा, सब होगा। ठीक है, बट प्राइमर कभी यूज नहीं होता ट्रांसक्रिप्शन में, ये बात को याद रखना है।
नो प्राइमर रिक्वायर्ड, क्योंकि आरएनए ही बनाना है तो आरएनए प्राइमर लगाने की जरूरत नहीं, खुद ही करेगा वो। ओके, नाउ द पॉइंट इज योर अंडरस्टैंड हियर। अब होगा क्या, देखो आप ये समझ सकते हो कि जैसे टर्मिनेशन हो रहा है तो ये डीएनए जो है इतना लंबा है, तो पहले इधर ही बेटा उसका 5' एंड ये है, तो बेटा यहीं पे राइबोसोम भी अटैच होना शुरू हो जाते हैं तुरंत, और प्रोटीन बनाने का कार्यक्रम शुरू, है ना। जैसे बेटा ये देखो ये सेपरेट हो गया, यहाँ पे आपको रो फैक्टर दिखाई दे रहा है, ठीक है, रो फैक्टर निकल गया, आरएनए पॉलीमरेज निकल गया, टर्मिनेटर हो गया, टर्मिनेशन हो गया, बट उसी वक्त ट्रांसलेशन भी शुरू हो गया, प्रोटीन का सिंथेसिस भी शुरू हो गया। तो ये बेसिकली इतना सिंपल होता है इन केस ऑफ व्हाट द प्रोकैरियोट्स, बट है ना यूकैरियोटिक सेल में इतना सिंपल नहीं है, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल में बेटा इट्स वेरी वेरी प्रॉब्लमेटिक थिंग, यू नो, इट हैज अ लॉट ऑफ थिंग्स टू अंडरस्टैंड। ना देखो हम लोग बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन पे नहीं जाएंगे, हम लोग जो भी एनसीईआरटी में जितना पोर्शन है उसको बेटा समझने की कोशिश करते हैं। राइट नाउ सी, ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट इज समवट डिफरेंट, उसमें बहुत सारे अलग अलग प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज होते हैं, इट्स सम इट हैज सम है ना कॉम्प्लेक्सिटीज। सो देयर आर एटलीस्ट 3 आरएनए पॉलीमरेजेस, अभी एटलीस्ट 3 बोल रहा है मतलब इससे ज्यादा आरएनए पॉलीमरेज होते हैं, बट आपके लेवल पे 3 आपको पता होना जरूरी है, ठीक है। इन अ न्यूक्लियस अपार्ट फ्रॉम द आरएनए पॉलीमरेज फाउंड इन द ऑर्गेनेल्स, तो अलग अलग ऑर्गेनल्स में अलग अलग प्रकार के बेटा आरएनए पॉलीमरेज आपको देखने को मिलते हैं, ये सारे तीनों न्यूक्लियस में है, ठीक है। कहां पे बेटा, न्यूक्लियस में, ठीक है। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में भी आरएनए पॉलीमरेज है, साइटो है ना क्लोरोप्लास्ट में भी आरएनए पॉलीमरेज है, ठीक है। तो ऐसे आरएनए पॉलीमरेज वहां पे भी होते हैं, तो ऑब्वियसली क्योंकि वो बैक्टीरियल टाइप है ना, तो उनमें भी आरएनए पॉलीमरेज बैक्टीरियल टाइप आपको देखने को मिलते हैं। राइट नाउ हमें फोकस करना है कि न्यूक्लियस में जो भी आरएनए पॉलीमरेज है उनके नाम बड़े आसान है, एक का नाम है 1, एक का नाम है 2, एक का नाम है 3। आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2, आरएनए पॉलीमरेज 3। ना अगर आपको याद हो बच्चों, तो मैंने आपको आरएनए के 5 टाइप बताए थे, इफ यू रिमेम्बर। यस Yes, sir. लास्ट क्लास में एसएनआरएनए भी बताया था मैंने, बराबर, एसएनआरएनए एचएनआरएनए। अभी तो मैंने एचएनआरएनए बोलना शुरू भी किया, आपको बताया भी एचएनआरएनए क्या होता है। नाउ थोड़ा फोकस करना, आरएनए पॉलीमरेज 1 का काम है कि वो आरआरएनए ही बनवाता है, उसका काम है सिर्फ राइबोसोमल आरएनए बनाना, उसमें भी 28S 18S और 5.8S, ठीक है। तो ये जो 888 वाले जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं ना, जैसे मैंने ट्रिक भी बताया था कि 80S राइबोसोम में, ठीक है, कौन से एमआरएनए आरआरएनए देखने को मिलते हैं, सॉरी आरआरएनए देखने को मिलते हैं, तो 28S 18S और 5.8S, ये जो है तीनों प्रकार के आरएनए आरआरएनए बनाने का काम डीएनए से आरएनए पॉलीमरेज 1 करता है। फिर आता है आरएनए पॉलीमरेज 2 का रोल, ये बनाता है बेटा मैसेंजर आरएनए, एक्चुअली मेन काम तो ये कर रहा है, जो कि एक्चुअली सिस्ट्रॉन की कॉपीज आरएनए पॉलीमरेज 2 कर रहा है, इसलिए मेन आरएनए पॉलीमरेज 2 है। द हेट्रोजिनस न्यूक्लियर आरएनए, मतलब जब यूकैरियोटिक सेल के बारे में बात हो रही तो एक्चुअली वो एचएनआरएनए बनवाता है। हेटेरोजिनस इसका मतलब क्या है रे, सीक्वेंस में, उस आरएनए के सीक्वेंस में इंट्रॉन और एक्सॉन दोनों होंगे, इसीलिए उसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, हेटेरोजिनस, समझ रहे हो, एचएनआरएनए। तो आरएनए पॉलीमरेज 2 मेक्स दैट, है ना। और आरएनए पॉलीमरेज 3 क्या करता है, इट कैटालाइजेस द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द टीआरएनए, अब ये टीआरएनए बनवाता है। 5S आरएनए, ये देखो ये एक आरएनए मैंने बोला था जो कॉमन होता है दोनों में, 70S 80S में कॉमन होता है ये 5S आरएनए, इसको भी ये बनवाता है। इसके साथ साथ, है ना, एक और चीज बनवाता है बेटा एसएनआरएनए। एसएनआरएनए क्या होता है, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, इसका भी यूज अभी थोड़ी देर बाद में बताऊंगा मैं, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा आपको कैसे याद रखना है, क्योंकि नीट में ये क्वेश्चन पूछते हैं यार कौन सा पॉलीमरेज क्या कर रहा है। तो देखो सबसे पहले तो है पॉलीमरेज 3 विल स्टार्ट विद दिस, है ना, 3 विल स्टार्ट विद द टी, सो इट्स अ टीआरएनए, मैंने ऐसे याद रखा था। आप कोई भी दूसरी प्रोसेस समझ सकते हो, समझ गए क्या, पहले एक तो याद हो गया।
टीआरएनए कौन बनवाएगा? आरएनए पॉलीमरेज 3 स्पेलिंग टी से शुरू होता है, टीआरएनए, दैट्स इट। नाउ मिडल में कौन है? वे मिडल में तो आरएनए पॉलीमरेज 2 है, मिडल स्टंप है, सेकंड नंबर। तो एम फॉर मेन, मिडल, एमआरएनए, यस ऑब्वियसली सिंपल, बराबर है। तो मिडल में वो जो है फर्स्ट नंबर पे कौन है? फर्स्ट, दैट इज फर्स्ट वन इज व्हाट? द आरआरएनए। सबसे ज्यादा अबंडेंट ये देखने को मिलता है आपको आरआरएनए, ठीक है। उसको बनाने का काम भी आरएनए पॉलीमरेज 1 को दिया है। फर्स्ट नंबर पे जो है अबंडेंसी में, उसको बेटा आरएनए पॉलीमरेज 1 बना रहा है। तो मैंने ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस को, है ना, मतलब देखो सबसे अबंडेंट है ना कौन है? आरआरएनए। तो अच्छा, उसको कौन बनाएगा? आरएनए पॉलीमरेज 1, क्योंकि उसका पहला नंबर है ना। थर्ड का लिए टीआरएनए है। नाउ देखो ये इस तरह से अगर आप चाहो तो याद रख सकते हो, इसमें कोई भी बहुत मतलब क्या बोलते हैं, मुश्किल पॉइंट नहीं है, ठीक है। सो अब आगे बढ़ते हैं। नाउ देखो द सेकंड कॉम्प्लेक्सिटी इज दैट, ये तो पहली चीज हो गई यार कि अलग अलग प्रकार के पॉलीमरेजेस है। एक और कॉम्प्लेक्सिटी है इज दैट द प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट कंटेन बोथ द, अब इसमें एक मुद्दा है जो हम लोग बार बार डिस्कस करें। इसमें है बेटा जो भी एचएनआरएनए बनता है उसमें होता है एक्सॉन और इंट्रॉन। तो इसीलिए ये वो जो एचएनआरएनए है वो नॉन फंक्शनल है, उसका कोई यूज ही नहीं है, उससे प्रोटीन नहीं बन सकता। तो इसीलिए यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा स्प्लाइसिंग, ठीक है। वेयर द इंट्रॉन्स आर रिमूव्ड एंड एक्सॉन्स आर जॉइंड इन अ डेफिनाइट ऑर्डर। एक पर्टिकुलर ऑर्डर में बेटा हम लोग फिर एक्सॉन्स को जोड़ना शुरू करते हैं। मतलब यहाँ पे सिंपल आप लोग समझ सकते हो कि जो इंट्रॉन्स है उसको निकाल के फेंक दो, है ना। जो एक्सॉन्स है उनको प्रॉपर लाइन में अरेंज कर लो और जोड़ दो, बन गया आपका जीन, करेक्ट है, समझ रहे ना, है Yes. ना। एक्सॉन्स को सही सीक्वेंस में जोड़ दो, पर पहले क्या करना पड़ेगा? इंट्रॉन्स को तोड़ के फेंक दो। इसी को बेटा हम लोग स्प्लाइसिंग कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज स्प्लाइसिंग। नाउ देखो एचएनआरएनए अंडरगोस 2 एडिशनल प्रोसेसेस, और एक एडिशनल प्रोसेस होता है, वो होता है कैपिंग एंड टेलिंग। तो जैसे स्प्लाइसिंग हो जाएगी, आपने प्रॉपर अगर जीन बना दिया जोड़ करके, तो फिर बेटा उनको प्रोटेक्ट करना जरूरी है। कैपिंग इसको बोलते हैं। अगर आपको याद हो तो मैंने मैसेंजर आरएनए का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर आपको बनवा के दिखाया था ऐसा, और उसमें कहा था कि यहाँ पे यूटीआर है, यहाँ पे यूटीआर है, और कहा था बेटा पांचवें एंड के ऊपर कैपिंग है, करेक्ट। Yes, और sir. बेटा जो इधर है ना पॉली ए टेल लगा दी थी मैंने, बराबर। तो यही जब होता है इसी को हम लोग बोलते हैं कैपिंग एंड टेलिंग। तो कैपिंग का क्या मतलब है देख लो, यहाँ पे हमें नोटिस करना है। इन कैपिंग एन अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड मिथिल ग्वेनोसिन ट्राइफॉस्फेट नाम का एक, है ना, अजीब सा एक अलग प्रकार का ग्वेनोसिन मिथाइलेटेड होता है, मिथिल के ऊपर, है ना, ग्वेनिन के ऊपर मिथिल लगाया जाता है, मिथाइल ग्रुप। तो मिथिल ग्वेनोसिन ट्राइफॉस्फेट इट एडेड एट द 5' एंड ऑफ द एचएनआरएनए और एमआरएनए व्हाटएवर मे बी, ठीक है। इन टेलिंग एडेनिलेट रेसिड्यूज कितने होते बेटा? 200 to 300 पॉली ए टेल, जिसको मैंने कहा था, मैंने कहा ना बहुत सारे एडेनिन 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 जोड़ते चले जाते हैं, मतलब एडेनिन एएमपी 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 जोड़ते चले जाते हैं। वो कहाँ जोड़ते हैं? 3' एंड की तरफ, ठीक है। वो इंडिपेंडेंट मैनर में होता है, मतलब वो जो टेलिंग वाला एंजाइम वो किसी की कॉपी नहीं करता, उसको किसी डीएनए वगैरह की कोई जरूरत नहीं, बस अपने आप ए है, ए के साथ ए लगाते चला जाता है। वो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए डिपेंडेंट ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको ये समझ में आया एनसीईआरटी में क्या लिखा है? एंड इन अ टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर, उसको टेम्पलेट की जरूरत है क्या? नहीं है। 3' एंड दिखा, बस खत्म, चालू कर दो, ए ए ए ए ए ए जोड़ते चले जाओ। ये टेलिंग में होता है। कोई टेम्पलेट की जरूरत है क्या? है ना, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। किसी को कॉपी नहीं करना है, बस ए ही तो जोड़ने हैं, उसमें क्या कॉपी करना है ना। तो उसका काम है पॉली ए टेल जोड़ना। आफ्टर फुल्ली प्रोसेस जब होता, कैपिंग हो जाएगा, टेलिंग हो जाएगा, एचएनआरएनए को तब हम लोग एमआरएनए कहना शुरू करते हैं, तब उसे हम मैच्योर्ड आरएनए बोलते हैं, विच इज ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ द न्यूक्लियस फॉर ट्रांसलेशन। नाउ अब ये सारी चीजें जो है ना, हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूं इस तरह से, ऑन पेन एंड पेपर विल सी इट। नाउ थोड़ा ध्यान देना बच्चों, देखो हम लोग तो ये कह रहे हैं कि हमारे पास में ये है बच्चों टेम्पलेट स्ट्रैंड ऑफ डीएनए,
एंटीसेंस। अभी जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है डेफिनेटली बेटा वो 3' to 5' होता है, ठीक है। अब ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है उसके ऊपर बेटा यहाँ से शुरू किया अपना जो हमारा जो आरएनए पॉलीमरेज 2 है उसने काम करना शुरू किया। अब ये सारा प्रोसेसिंग सिर्फ है ना आरएनए पॉलीमरेज 2 वाले के ही इसमें है, क्योंकि बाकी टीआरएनए और आरआरएनए में ये सब कुछ करने की जरूरत है नहीं, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये जो आरएनए पॉलीमरेज है इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में कॉपी करते 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 एक हमें एचएनआरएनए देना बना देगा, ठीक है। यहाँ टर्मिनेशन हो गया, काम खत्म हो गया। नाउ वी गॉट दिस एचएनआरएनए, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन हो चुका है, ठीक है। याद रखना टेम्पलेट पे ही बनता है, कोडिंग जैसा बनता है, बराबर है। अब ये कोडिंग जैसा बन चुका है, बट जो कोडिंग जैसी चीज बनी है जिसको हम लोग रीड करेंगे क्योंकि ये बना ही उस डायरेक्शन में 5 to 3 डायरेक्शन। तो जब आप देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा यार यहाँ से यहाँ तक तो एक एक्सॉन तो है जिसको मैंने एक्सॉन 1 कहा, बट यहाँ बीच में एक सीक्वेंस है जो कि इंट्रॉन सीक्वेंस है, फिर उसके बाद में फिर एक सीक्वेंस है एक्सॉन 2, ठीक है, और यह देखो आपको एक्सॉन 3 है। तो एक्चुअली जीन जो बनेगा वो बनेगा E1 और E2 और E3 को अगर आप प्रॉपर सीक्वेंस में जोड़ दोगे तो ही वो प्रॉपर एक जीन बनेगा। मतलब यहाँ पे तो 2 इंट्रॉन हमें दिखाई देते हैं, तो दिस इज एन इंट्रॉन, दिस इज एन इंट्रॉन, है ना। अब सबसे पहले बेटा ये जो HNRNA बना हुआ है, ये जो HNRNA बना हुआ है बच्चों, है ना, HNRNA। नाउ ये जो HNRNA है ये ऑब्वियसली मोनोसिस्ट्रोनिक है। मोनोसिस्ट्रोनिक मतलब एक ही जीन उसका बनेगा तोड़ मरोड़ करके कैसे कर भी। अब देखो अब यहाँ पे हमें समझना है यार, इंट्रॉन को निकाल के फेंकना है तो क्या होगा, तो सबसे पहले होगा बेटा स्प्लाइसिंग। ना स्प्लाइसिंग करने के लिए चाहिए बेटा हमें पर्टिकुलर एंजाइम्स, उनको हम लोग बोलते हैं स्प्लाइसियोसोम। क्या कहते हैं बेटा उनको हम लोग, स्प्लाइसियोसोम। अब ये स्प्लाइसियोसोम जो भी होता है उसमें होते क्या है, एक्चुअली उसमें होता है बहुत सारे प्रोटीन्स जिनको हम यू प्रोटीन्स बोलते हैं, प्लस उसमें होते हैं बेटा एसएनआरएनए। एसएनआरएनए मतलब स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, है ना, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, ठीक है। इनको हम लोग प्यार से बेटा स्नर्प भी बोलते हैं। स्नर्प मतलब स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए एंड प्रोटीन्स, ठीक है, इनको हम लोग स्नर्प भी बोलते हैं। तो स्नर्प में एक्चुअली एक्टिविटी क्या क्या हो सकती है, देखो ये कुछ काम कर सकते हैं जैसे कि है ना इनको है ना पास में लाना, उसके बाद एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी करना और जोड़ देना, मतलब देखो है ना, ये 2 काम कर सकते हैं, एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी कर सकते हैं एंड देन बेटा लाइगेज एक्टिविटी करते हैं, आरएनए लाइगेशन, आरएनए लाइगेज एक्टिविटी भी करते हैं। नाउ बेटा क्वेश्चन है ना, चीज को बड़े ध्यान से प्यार से देखना, मैं आपको वो डायग्रामेटिकली चीजें दिखाना चाहता हूँ। नंबर 1 देखो मेरे पास बेटा ये एचएनआरएनए है दिस वन, ठीक है। नंबर 1 यहाँ पे एक्सॉन 1 प्रेजेंट है, यहाँ पे इंट्रॉन है, यहाँ पे एक्सॉन 2 प्रेजेंट है और यहाँ एक्सॉन 3 प्रेजेंट है, यहाँ दूसरा इंट्रॉन है। नाउ नोटिस करो हमारे पास में ये जो बेटा मॉलिक्यूल्स है ना, ये वाला मॉलिक्यूल है ना, ये है बच्चों आपको दिखाई दे रहे हैं वो जो स्नर्प वाले जो यू प्रोटीन्स होते हैं वो है। ये यू प्रोटीन्स आते हैं और बराबर यहाँ पे ज्वाइंट हो जाते हैं, देखो यहाँ पे ज्वाइंट हो गए, यहाँ पे ज्वाइंट हो गए, ठीक है, जो स्नर्प वाले, और एसएनआरएनए भी इनके साथ में फिर आ जाते हैं, ठीक है। नाउ अब देखो ये पहली स्टेप हो गई, आपको दिखाई दे रहा है उन्होंने बराबर पहचान लिया कि इंट्रॉन इंट्रॉन के सीक्वेंसेस कहाँ पे है, ठीक है, क्योंकि इनके एंड्स में बेटा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस होते हैं इसीलिए पहचाने जाते हैं, ठीक है। नाउ देखो यहाँ पे देखो मैंने जो वो भी बोला है ना पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस, हम लोग उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो बट इंट्रॉन के एंडिंग्स को पहचाना जा सकता है और उसको ये जो प्रोटीन्स होते हैं ना बिल्कुल पहचान लेते हैं, अच्छा ये वाला इंट्रॉन का एंड है, ये वाला बराबर जाके अभी मजा देखना क्या करते हो, ठीक है। देखो ये सब के लिए नोबेल प्राइज मिले हैं, मतलब आप मतलब ये सब प्रूव करना बस ऐसे ही नहीं होता कि बस बोल दिया ऐसा होता है ऐसा होता है, ये सब ऐसा नहीं है। नाउ सी द डायग्राम वेरी केयरफुली, यहाँ पे लूपिंग होगा बेटा, आप बड़े ध्यान से देखो, ये है मेरे प्यारे बच्चों एक्सॉन 1। Now where is the axon 2? So axon 2 is now very close to this one. This is axon 2. Now where is axon 3? So axon 3 is very close here. ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसीलिए हुआ
क्योंकि जो आप लोगों ने प्रोटीन्स एस नर्व बनाए हैं ना, वो एक दूसरे को खींचते हैं, ये इधर खींचता है, ये इधर खींचता है, ये इधर खींचता है, इधर खींचता है, तो उसकी वजह से जो इंट्रॉन्स है ना बेटा, उनके लूप बन गए यार, देखो ऐसा लूप बन गया। ठीक है, यहाँ पे देखो ये प्रोटीन्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इतने पास में लाते हैं, एक्सॉन एक्सॉन को पास में लेके आ गए, और इसीलिए आपको दिखाई दे रहा है बच्चों की इंट्रॉन जो है आपको ऐसे लूप बनते हो, तो यहाँ पे आपको इंट्रॉन का लूपिंग देखने को मिलता है। बात क्लियर है रे सबको? यस सर। अब क्या होगा, एंडोन्यूक्लियस मतलब आरएनए को बीच से कट कर दिया जाएगा, डाइजेशन किया जाएगा, मतलब अब होगी बेटा एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी। अभी अगर एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है मेरी प्यारे बच्चे, देखो ये 5' एंड है, ये 3' एंड है, इसको भूलना मत, ठीक है, ऑलवेज ये 5' एंड है, ये 3' एंड है, ठीक है। नाउ देखो यहाँ पे अब बच्चों नोटिस करो, एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी हुई मतलब क्या हुआ, नाउ सी दैट ये तीनों एक्सॉन जो बेटा एक दूसरे से अलग अलग हो गए, ये देखो एक्सॉन 1, एक्सॉन 2, एक्सॉन 3, बट उसी समय इंट्रॉन निकाल करके फेंक दिए भाई कट करके, है ना, ये देखो ये चले गए, यो है ना, जो भी प्रोटीन्स होते हैं वो इंट्रॉन्स को लेके भाग गए, हो गया, तो स्प्लाइसिंग डन। नाउ इसके बाद में होगा बेटा लाइगेशन, लाइगेशन मतलब लाइगेज एक्टिविटी, आरएनए लाइगेज, क्योंकि आरएनए को जोड़ दिया जा रहा है, ठीक है। तो जब आरएनए एक्टिविटी होगी बेटा तो आपको एक एंटायर इस तरह से आपको एक कंप्लीटेड जीन मिलेगा, जिसमें E1, E2 और E3 इन तीनों को जोड़ दिया है। नाउ यू गॉट द पर्टिकुलर मैसेज, सही है रे? यस एवरीवन, ये कौन सा एंड है बताओ? 5' एंड। ये कौन सा है रे? 3' एंड। स्प्लाइसिंग हो गया। अब बेटा स्प्लाइसिंग होने के बाद में डेफिनेटली बेटा होगा कैपिंग एंड टेलिंग, ठीक है। नाउ यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो कि जो 5' एंड है यहाँ पे है ना, मिथिल ग्वानोसिन लगाया जाएगा, मिथिल ग्वानोसिन एट द 5' एंड, इसी को बोलते हैं कैप, इसी को बोलते हैं कैप। और एट द टेल मतलब 3' एंड के ऊपर बेटा है ना, इंडिपेंडेंट मैनर में बेटा बहुत सारे है ना, मतलब 200 to 400 भी लिख सकते हैं हम लोग, है ना, एडेनिलेट लगाते चले जाते हैं, इसको बोलते हैं टेल, और इसी प्रोसेस को हम कैपिंग एंड टेलिंग बोलते हैं। और अल्टीमेटली हमारे पास में एक ऐसा एमआरएनए तैयार हो चुका है जिसके यहाँ पे बेटा कैप लगा हुआ है, जिसके बेटा यहाँ पे पॉली ए टेल लगा हुआ है, इसी को हम एमआरएनए कहते हैं, मैच्योर्ड एमआरएनए, जो कि एचएनआरएनए से बना। स्प्लाइसियोसोम की मदद से इंट्रॉन्स को निकाल दिया गया, एक्सॉन को जोड़ दिया गया, और ये कहां पे हुआ बेटा? एंटायर प्रोसेस टेक्स प्लेस इनसाइड द न्यूक्लियस, ठीक है। ये सब कुछ न्यूक्लियस के अंदर होता है। अब क्या है देखो, बहुत सिंपल है, ये न्यूक्लियस के अंदर अंदर अगर होगा प्रोसेस, तो अब ये जो यहाँ पे ये होता है बेटा पोर, न्यूक्लियर पोर बोलते हैं, क्योंकि इस एमआरएनए का जो प्रोटीन बनने वाला है वो तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनेगा, RER में, बराबर, क्योंकि राइबोसोम बाहर बैठे हुए हैं, ठीक है। तो अब क्या करना है, ये जो है इसको ट्रांसपोर्ट करके बाहर फेंक देना है, मैसेंजर आरएनए को न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में भेज दिया जाता है। तो वहां दिक्कत है यार, पहला तो इसको खुद को पहचान में भी आना चाहिए कि डायरेक्शन किधर जाने का है, तो इसमें डायरेक्शन दिखाने के लिए बहुत ध्यान से सुनना बच्चों, है ना, जैसे ये एमआरएनए बाहर आ जाएगा ना, तो होता क्या है कि एक्सोन्यूक्लियसेस जो होते हैं इस एमआरएनए को डाइजेस्ट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको काम दिया है मैसेंजर आरएनए ज्यादा हो गए तो उनको खत्म करो, हाँ, सुपारी दी गई है एक्सोन्यूक्लियसेस को। बट एक्सोन्यूक्लियस जो होते हैं ना, वो एक एंड से काटते शुरू होते हैं, मतलब 3' एंड से काटना शुरू करते हैं, है ना। तो वहां पे क्या किया है, पहले से हम लोगों ने पॉली ए टेल लगा दी, अगर काटना भी शुरू किया तो 4 से बेसेस को काटना पड़ेगा, सही बात है ना। तो यहाँ पे बेटा चेक होता है, पॉली ए टेल विल प्रोटेक्ट द नेसेंट एमआरएनए, क्लियर है रे? यस सर। पॉली ए टेल क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, भाई नहीं रुक जा यार, नहीं ना टाइम है ना अभी, ये देखना इतने सर पहले तो अभी नया आया है ना, काम तो होने दे, बाद में मरने के लिए तैयारी है ना, समय हो गया तो सबको जाना ही है, ऐसा डायलॉग मारते ये मैसेंजर आ रहे हैं, क्योंकि मैसेंजर है भाई।
बट व्हाट इज द यूज ऑफ दिस 5' एंड, है ना, जो है ना यहाँ पे कैप लगा हुआ, उसका क्या यूज है? कैन एनीवन टेल मी? देखो आपको मैं बताता हूँ, सिंपल। देखो जो mRNA आया है ना, मैसेंजर आरएनए, उसके ऊपर क्या बनेगा? प्रोटीन बनाया जाएगा। और बेटा रीडिंग फ्रेम हमेशा 5' to 3' होता है। तो राइबोसोम को कैसे पता चलेगा कि कहां से पढ़ने का है भाई, कौन से एंड से पढ़ने का है? 5' एंड किधर है? ये राइबोसोम को अगर पहचानना है तो राइबोसोम इसे पहचानता है, कैप को, है ना, 7-methyl guanosine। ठीक है, जहां पे बेटा जिस साइड में 7-methyl guanosine है वहां से पढ़ना शुरू करेगा, जहां पे उसको स्टार्ट कोडॉन मिलेगा AUG, वहां से फिर प्रोटीन सिंथेसिस शुरू करेंगे राइबोसोम। बट राइबोसोम उसी साइड में जाएंगे जहां पे 7-methyl guanosine होगा। तो रीडिंग कहां से करनी है ना, ये आपको डायरेक्शन राइबोसोम को दिखाएगा बेटा, कैप। यस एवरीवन, पॉली टेल का क्या काम है रे? टेलिंग प्रोटेक्ट्स and 7-methyl guanosine gives the direction to the ribosome. Yes everyone? सर हेलो, रिपीट कर सकते हो ये वाला? बिल्कुल सिंपल है। देखो अभी हमने प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ा तो नहीं है, बट मैंने आपको क्या बताया? मैंने एमआरएनए का स्ट्रक्चर आपको समझाया था और कहा था कि 5' एंड की तरफ ही स्टार्ट कोडॉन होता है और 3' एंड की तरफ बेटा स्टॉप कोडॉन होता है। करेक्ट है? यस सर। बट राइबोसोम को कैसे पता चलेगा? उसने थोड़ी एनसीईआरटी पढ़ी है ना, उसको तो खुद पहचानना है। तो वेयर फ्रॉम, है ना, कहां से पढ़ना शुरू करेगा? पढ़ना यहाँ से शुरू करेगा, उसको दिखेगा अच्छा ये तो यूटीआर है, वो पढ़ते पढ़ते आएगा यहाँ से यहाँ तक, आगे 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 आगे, फिर उसको जो पहला एयूजी सीक्वेंस दिखेगा, एयूजी इज द फर्स्ट स्टार्ट कोडॉन। ये बताया यार मैंने लास्ट क्लास में आपको, एमआरएनए में जहां एयूजी दिखा पहला, वहां से कॉपी करना शुरू, वहां से प्रोटीन बनाने का कार्यक्रम शुरू। बट बेटा वो इधर से पढ़ते थोड़ी आएगा, एयूजी को ढूंढते यहाँ से नहीं आएगा, वो इस साइड से नहीं आएगा, वो इस साइड से आएगा। क्यों? क्योंकि उसको दिखेगा हाँ ये देखो 7-methyl guanosine इस साइड में है, यहीं से पढ़ना है। यस एवरीवन? यस सर। अच्छा सर, ये प्रोकैरियोटिक सेल में कैसा होता है फिर? प्रोकैरियोटिक सेल में कुछ है ही नहीं, क्योंकि जैसे ही देखो टीआरएनए का एमआरएनए का 3' एंड कभी ओपन ही दिखता ही नहीं है, क्योंकि वो अभी बन ही रहा है ना। देखो ये डीएनए है, यहाँ देखो ये डीएनए है, इस डीएनए के ऊपर एमआरएनए बन ही रहा है, फिलहाल चल ही रहा है कार्यक्रम, एमआरएनए बन रहा है। अब एमआरएनए जब भी बनता है 5' to 3' बनता है, तो 5' एंड खुला रहता है, तो बस उसको पता है इसका 3' एंड अभी भी एंगेज है, इधर जाके राइबोसोम जाके अटैच हो जाएंगे, ढूंढ लेंगे एयूजी किधर है, कॉपी करना शुरू। तो देखो कभी भी प्रोकैरियोटिक सेल में, क्योंकि वो अभी भी बन ही रहा है, कंप्लीट हुआ ही नहीं है, इधर ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, उधर ट्रांसलेशन शुरू। यस, यस है ना? सर। सो दैट इज व्हाट द पॉइंट। बट फिर भी अगर आपको कभी क्वेश्चन पूछे, यहाँ पे याद रखना है बेटा, जिसको हम लोग बोलते हैं दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, द शाइन-डलगैर्नो सीक्वेंस। ठीक है, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होता है फॉर बैक्टीरिया, जिसके 5' एंड की तरफ शाइन-डलगैर्नो सीक्वेंस प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग SD सीक्वेंस कहते हैं। ठीक है, तो अगर आपको पूछे कि कैप तो होता नहीं है प्रोकैरियोटिक सेल में, तो सर राइबोसोम कैसे पहचानेंगे? तो फिर आपका आंसर देना शाइन-डलगैर्नो सीक्वेंस, शाइन-डलगैर्नो सीक्वेंस, SD सीक्वेंस। ठीक है, एक पर्टिकुलर कोई सीक्वेंस होगा राइबोसोम के लिए, जो वो पहचान लेंगे और वहां से फिर वो पढ़ना शुरू करेंगे, और जैसे AUG पहला दिखाई देगा, वहां से प्रोटीन बनाना भी शुरू कर देंगे। एवरीवन इज क्लियर? यस सर। सर फिर बताओ इसमें कैपिंग, नहीं रहेगा ना? बोलो। हाँ, टेल। क्या क्या डी? टेल टेल। टेल तो टेल, कैपिंग, टेलिंग, स्प्लाइसिंग, ये सब कुछ सिर्फ यूकैरियोट में होता है, यहाँ नहीं होता। इसमें कुछ नहीं होता, क्योंकि इसका सब कुछ साइटोप्लाज्म में हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं कि न्यूक्लियस में बनाया, फिर साइटोप्लाज्म में गए, फिर वहां पे लोग देख रहे हैं भाई तू कहाँ से आया है बता, तो कौन है बता, ये सब नहीं होता इधर।
इधर तो जहाँ का है अपना लोकल एरिया का ही बाबू है, चलो इसको है ना, ये अपना ही लोग है, ऐसा यहाँ पे हिसाब होता है। साइटोप्लाज्म में ही रेप्लिकेशन होगा, साइटोप्लाज्म में ही ट्रांसक्रिप्शन होगा, साइटोप्लाज्म में ही ट्रांसलेशन होगा, सारे प्रोसेस वहीं के वही हो रहा है। तो ये प्रोकैरियोट में कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम तो यूकैरियोट में, न्यूक्लियस में हो रहा है रेप्लिकेशन, न्यूक्लियस में ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, एमआरएनए वहां बन रहा है, स्प्लाइसिंग अंदर हो रही है और फिर बाहर आ रहा है। बोले तू कौन है बता, यहाँ पे प्रॉब्लम होती है। बात क्लियर है? यस सर। हाँ, तो मुद्दा बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपको एकदम, मतलब कंसेप्चुअली आपको सारी बातें एकदम साफ और है ना एकदम सूझबूझ भरी होनी चाहिए। अगर आपको डाउट्स आते हैं तो आप पूछ सकते हो। एनीवे नाउ देखो क्या फायदा है भाई ये सब करने का, इतनी कॉम्प्लेक्सिटी, द सिग्निफिकेंस ऑफ सच कॉम्प्लेक्सिटी इज नाउ बिगिनिंग टू बी अंडरस्टूड। ये जरूरी है, चीजें अगर सीधी सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड हो तो उसका फायदा नहीं है भाई, है ना। तो व्हाट इज द नीड ऑफ दिस, व्हाई? देखो, द स्प्लिट जीन अरेंजमेंट प्रोबेबली रिप्रेजेंट एंशिएंट फीचर ऑफ द जीनोम। मतलब जो इंट्रॉन है वो आज बेकार हुए हैं, बट पहले के जमाने में यही सीक्वेंस, इंट्रॉन सीक्वेंस, कुछ न कुछ काम के ही जीन थे। बाद में उनकी कोई रिक्वायरमेंट रही नहीं, इसलिए बेटा वो बिना काम के हो गए। ऐसा समझ रहे आपको, वो सीक्वेंसेस भी एंशिएंट फीचर को रिप्रेजेंट करते हैं। आज हम इवोल्यूशन को समझने में, फाइलोजेनी को समझने में, इसलिए यहाँ पे एक बढ़िया स्टेटमेंट, द प्रेजेंस ऑफ इंट्रॉन्स इज अ रेमिनिसेंट ऑफ एंटिक्विटी। ठीक है, तो जो कुछ भी हमारे पास्ट में हुआ है ना, जो कुछ भी बेटा हमारा है ना ओरिजिन में हुआ था, हमारा ओरिजिन जिस तरह से भी हुआ था, है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम समझना चाहते हैं। तो हमारे लिए जो आईना है बेटा, हमारे लिए आईना है ना यार ये, कि मैं अगर ये कहूं कि हमारे अंदर वही जीन सीक्वेंसेस आज भी देखने को मिलते हैं, ठीक है, जो बैक्टीरिया में भी है, ठीक है, हमारा पास्ट इनसे पता चलता है ना। मतलब हम लोग इसको कहते हैं गड़े मुर्दे उखाड़ना हिंदी में एक बहुत बढ़िया फ्रेज है, समझ रहे हो, है ना। तो बेटा हमारे डीएनए में हमारे जो भी पास्ट इवोल्यूशन के गड़े मुर्दे हैं, बस उनको हमें पहचानने की जरूरत है। क्या आपको बात समझ में आती है बच्चों? यस। नाउ द प्रोसेस ऑफ स्प्लाइसिंग रिप्रेजेंट द डोमिनेंस ऑफ द आरएनए वर्ल्ड। और आरएनए वर्ल्ड देखो आपको दिखा क्या, एसएनआरएनए ने एंजाइमेटिक एक्टिविटी करी, एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी करी, लाइगेज एक्टिविटी करी, किसने की थी बेटा? एसएनआरएनए ने। अभी बताया मैंने, स्नर्प बताया ना, उसमें कौन था बच्चों? तो आरएनए वर्ल्ड किस तरह से डोमिनेंट है, मतलब वो क्या क्या कर सकता है, इसकी आपको अंदाजा आएगा। मतलब देखो आरएनए है, आरएनए के इंफॉर्मेशन है, आरएनए आया, उसने जोड़ा, उसने तोड़ा, उसने सब किया, ठीक है। फिर आरएनए आया, टीआरएनए लेके अमाइनो एसिड लेके आ जाएगा, फिर आरआरएनए लेके पहचानने आ जाएगा राइबोसोम बना करके। तो इतना बेटा जबरदस्त इंपॉर्टेंस है। इसीलिए आज पूरा मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स का जो भी रिसर्च है वो डीएनए बेस्ड रहा ही नहीं है ना। आल्दो क्योंकि आप पढ़ते वक्त आपको डीएनए की डायग्राम बहुत बार दिखाते हैं, आपको लगता है कि सब कुछ डीएनए, ना ना, है ना। टुडेज वर्ल्ड इज, है ना, व्हाट वी आर डूइंग, मतलब आगे जो आप रिसर्च देखोगे वो आरएनए बेस्ड है, ठीक है। नाउ द पॉली ए टेल, देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आपको दिखाई देता है। पॉली ए टेल का क्या फायदा है भाई? पॉली ए टेल प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल इन द स्टेबिलिटी ऑफ द एमआरएनए। मैंने बताया ना, अगर पॉली ए टेल नहीं हो तो यार मेन डीएनए है ना सेफ नहीं रहेगा, मेन जो आरएनए है, मेन मैसेज है, वो सेफ नहीं रहेगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, उसको एक्सटेंशन लगा देते हैं। मतलब जो कुछ भी तकलीफ होगी वो इतनी, है ना, तो बेटा वो पहले तो शॉक एब्जॉर्ब कर लेगा। वो जो पोर्शन है जो पॉली ए टेल है, वो इतना लंबा पॉली ए टेल होता है जो बेकार है, जो रियल मैसेज में है ही नहीं। बट ऐसा लग रहा है मतलब हम लोग अपने ही सेल के मशीनरी को, है ना, मूर्ख बना रहे हैं। बोले कि देख ये पॉली ए टेल को तू देखता रहे, तब तक हम यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। इस तरह से होगा। एक छलावा है पॉली ए टेल, आपको समझ रहे? वहां के जो बाकी एंजाइम घूमते फिरते रहते ना, मारूंगा किसी को मारूंगा, ये एमआरएनए मिला मारूंगा, तो वो जो चीज होती है ना, उसको बेटा वो बचा लेता है, ठीक है। और वैसे भी कैपिंग का भी मैंने बताया, कैपिंग बिल्कुल बेटा डायरेक्शन देता है राइबोसोम को भी कि यहाँ से पढ़ो भाई, इधर आओ, ये साइड है,
उधर मत जाओ, गलत बाजू है ना, श्राइन बोर्ड जैसा है वो। So RNA and RNA dependent processes in the living system have assumed more importance. तो बेटा आज हम लोग बिल्कुल बेटा इन RNA और RNA dependent processes को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे इवन लूपिंग भी दिखाया गया है। इफ यू कैन सी द प्रॉपर डायग्राम, ये देखो लूपिंग दिखाई दे रहा है ना, ये देखो पहले बना है ना, देखो ये कैप लगा दिया गया है ना, इस तरह से। तो कैप तो वैसे भी लगा दिया जाता है अगर पहला एक्सॉन ही काम का है तो। बाद में देखो यहाँ पॉली ए टेल भी लग गया है। देखो ये सीक्वेंस ऐसा कुछ होता नहीं है कि पहले स्प्लाइसिंग होगा या पहले कैपिंग होगा, या ऐसा कुछ होता नहीं है। ये ऑल दीज आर द साइमल्टेनियस प्रोसेसेस। कैसी प्रोसेस है बेटा ये? ऑल दीज आर द साइमल्टेनियस प्रोसेसेस, ठीक है। मतलब जो भी मतलब बंदा बहुत ज्यादा डिटेल में मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स को पढ़ेगा तो वो ऐसा क्वेश्चन भी नहीं पूछेगा, बताओ पहले स्प्लाइसिंग होता है कि पहले, ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज, है ना, जो कि हम लोग यहाँ डिस्कस ही नहीं कर रहे। यस एवरीवन, तो यहाँ तक बेटा क्लियर है रे? कोई कंफ्यूजन है ना? एक क्वेश्चन का जवाब दो तो। प्रोमोटर सीक्वेंस कहाँ पे प्रेजेंट होता है? आपका आंसर क्या होगा? इट इज प्रेजेंट टुवर्ड्स द 5' एंड ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड। यस एवरीवन, है ना? प्रोमोटर हमेशा कोडिंग स्ट्रैंड, क्योंकि जब हम लोग रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन पढ़ेंगे तो उसमें फिर से बेटा प्रोमोटर आएगा, है ना, ऑपरेटर आएगा, ये सारी चीजें उसमें आएंगी। तो उसके बाद उस समय हम लोग देखेंगे। राइट नाउ अब बेटा दो प्रोसेस के बारे में हमने बात कर ली है, बट ये जो डीएनए की लैंग्वेज है, आरएनए की लैंग्वेज है, जिसको हम बोल रहे हैं मैसेज मैसेज मैसेज, बोल रहे कि इनहेरिटेंस ऑफ द मैसेज, है ना। अब यार ये इनहेरिटेंस हो रहा है, ठीक है, बट ये जो प्रोटीन बनता है या न्यूक्लिक एसिड जो है, मतलब जो भी नाइट्रोजनस बेसिस का सीक्वेंस होता है, इसको एज ए लैंग्वेज हम लोग कैसे समझे? मतलब वो कैसे कन्वे करते हैं, मतलब ये प्रोटीन या ये सीक्वेंस मतलब यही फंक्शन करना है, ये इसको डिसिफर करना, इसलिए हमने उसको कहा जेनेटिक कोड। ऐसी लैंग्वेज है, कोडेड लैंग्वेज, जिसको समझना था भाई। और इसके लिए बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने अपना बहुत सारा समय दिया, बहुत सारा योगदान दिया। देखो हम समझते हैं जेनेटिक कोड एक्चुअली है क्या। नाउ व्हाट इज जेनेटिक कोड? During replication and transcription, nucleic acid was copied from another nucleic acid. मतलब डीएनए से डीएनए बनता है या तो डीएनए से आरएनए बनता है। The process of translation requires transfer of genetic information from polymers of the nucleotides to a polymer of amino acid. बट जब बेटा आरएनए से प्रोटीन बनेगा तो आरएनए की लैंग्वेज क्या है? न्यूक्लियोटाइड वाली, ए टी सी जी, ऐसे 4 ही लेटर है ना उसमें, 4 लेटर्स आर देयर ओनली, ए यू सी एंड जी, ये 4 ही तो बेटा लेटर है ना। अब यार इनका ये जो भी तुमने सीक्वेंस दिया है उसको एज ए प्रोटीन में, क्योंकि देखो हमारे पास 20 अमीनो एसिड्स है जो कि, है ना, प्रोटीन बनाने के लिए, और हमारे पास सिर्फ 4 ही बेटा ऐसे लेटर है जो इन 20 अमीनो एसिड्स के सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो ये वाला सीक्वेंस और ये वाला सीक्वेंस, इसको कैसे मैच किया जाए? एक्चुअली जेनेटिक कोड है क्या? तो आपने नोटिस भी किया होगा जब भी मैंने आपको बताया ट्रिपलेट का यूज किया, बराबर है, ट्रिपलेट करेक्ट है ना। तो हमने बाद में ये पता लगा लिया कि जेनेटिक कोड ट्रिपलेट है, मतलब 3 लेटर का सीक्वेंस ही 1 वर्ड होगा, 1 अमाइनो एसिड को रिप्रेजेंट करेगा। बात क्लियर है? यस यस सर। है ना, इसीलिए इसको ट्रांसलेशन बोलते हैं। ट्रांसलेशन का क्या मतलब होता है? अगर मैं कोई चीज इंग्लिश में है उसको हिंदी में बताना शुरू करूँ तो उसको मैं ट्रांसलेशन कहता हूँ। जो सेम थिंग आज भी मैं कर रहा हूँ, जी नहीं पढ़ा रहा, मैं ट्रांसलेशन भी तो कर रहा हूँ। जो बुक इंग्लिश में लिखा हुआ है उसको मैं हिंदी में बता रहा हूँ, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, हमें ये समझना है। एनीवे, so a definite sequence of bases transferred from DNA to mRNA। अब यह देखो mRNA में जो इंफॉर्मेशन आई है मेरे प्यारे बच्चों, जो भी इंफॉर्मेशन हमें mRNA में जो भी इंफॉर्मेशन हमें देखने को मिल रही है वो भी तो न्यूक्लिक एसिड वाली इंफॉर्मेशन है। बट mRNA to the definite sequence of amino acids
तो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है नाइट्रोजनस बेसिस का डीएनए में, ठीक है, उससे एक पर्टिकुलर सीक्वेंस बना नाइट्रोजनस बेसिस का आरएनए में, और उसी से है ना एक पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स बनाया जाएगा द प्रोटीन्स। अब ये पूरी तरह से डिपेंड है। और तो और मजेदार बात ये है कि थोड़ा भी चेंज हो गया तो यार जेनेटिक डिसीज हो जाता है, बीमारी हो जाती है। मतलब यार ये कोडॉन कोड समझना बहुत जरूरी है अगर हम जेनेटिक डिसऑर्डर्स को भी समझना चाहते हैं तो। करेक्ट है कि नहीं? तो जो भी पॉलीपेप्टाइड है अगर बनता है तो पॉलीपेप्टाइड में क्योंकि चेंजेस आते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको मैंने सिकल सेल एनीमिया के बारे में बताया था। साधा एक पॉइंट म्यूटेशन हो गया, बराबर है, और आरबीसीज बन गए सिकल शेप, हो गए, है ना। तो उसी चीज को अब हमें प्रॉपरली समझना है। नाउ देखो, जेनेटिक कोड पर्टिकुलरली रेफर्स टू द कोडॉन्स, अब इनको हम लोग कोडॉन्स बोलते हैं, ऑफ एमआरएनए। तो बेटा जो आरएनए के ऊपर है ना उसी को कोडॉन बोलते हैं, याद रखना, मैसेंजर आरएनए के ऊपर है उसी को हम कोडॉन बोलते हैं। जो डीएनए के ऊपर होता है उसे कोडोजेन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम लोग? द सीक्वेंस ऑन द डीएनए इज कॉल्ड एज द कोडोजेन, ठीक है। और जो सीक्वेंस बेटा एमआरएनए के ऊपर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? कोडॉन। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी को पढ़ करके प्रोटीन बनेगा, मैसेंजर आरएनए को पढ़ करके। कोडोजेन ने कोडॉन बना दिया, है ना। टेम्पलेट स्ट्रैंड पे जो है ना चीज थी उसकी एग्जैक्ट बेटा कोडॉन कॉपी बनी, है ना। कोडिंग स्ट्रैंड वर्ड यूज किया था, करेक्ट है। नाउ अब बेटा इसको समझना है यार। देखो, सिंस देयर आर 20 डिफरेंट, तो यार हमें तो पता है कि 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड्स है जो अभी मैंने बताया, एंड देयर मस्ट बी एटलीस्ट 20 मोर कोड्स इन एमआरएनए। तो एमआरएनए में कम से कम 20 तो कोड होने चाहिए क्योंकि एक एक अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट करने वाला एक तो वर्ड होना चाहिए कम से कम, है ना। 20 वर्ड्स तो होने चाहिए जो एक एक वैलिन के लिए कोई एक वर्ड होना चाहिए, मिथ है ना, मिथियोनिन के लिए कोई अलग वर्ड होना चाहिए। बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे 4 ही लेटर्स है ना। तो बेटा यहाँ पे साइंटिस्ट बहुत सारे हैं। अभी यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट हमारे एनसीईआरटी में मेंशन किए ये भाई साहब है, देखो, है ना, जॉर्ज गैमो, a physicist argued that since there are only 4 bases and if they have a, you know, 20 amino acids, the code should constitute a combination of the bases। जैसे कि बेटा क्या हमारे अल्फाबेट तो शायद हो सकता है किसी लैंग्वेज में 24 अल्फाबेट हो या किसी में 30 अल्फाबेट हो, बेटा पर किसी भी लैंग्वेज में अल्फाबेट का नंबर जितना है क्या उतने ही वर्ड्स है क्या? नहीं है, वर्ड्स तो बहुत सारे हैं, है ना। ऑब्वियसली बेटा वर्ड्स आर द कॉम्बिनेशंस ऑफ द लेटर, करेक्ट है। तो चाहे 4 लेटर क्यों ना हो उनके वर्ड्स तो बहुत सारे बनाए जाते हैं कॉम्बिनेशन करके। तो फिर इस आइडिया को आगे बढ़ाया गया। He suggested that in order to code for all the 20 amino acids, the code should be made up of 3 nucleotides. Now देखो इस कंसेप्ट को हम पेन एंड पेपर पे यहाँ पे समझते हैं। कुछ लोगों ने बताया कि मान लो अगर एक सिंगल लेटर एक सिंगल अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, फॉर मान लेते हैं ए रिप्रेजेंट्स वैलिन, तो बेटा सिर्फ, है ना, ऐसे 4 ही लेटर है हमारे पास में, ठीक है। मतलब सिर्फ कितने कोड होंगे बेटा, कितने वर्ड होंगे? 4⁻⁴ बिकॉज एवरी, है ना। तो हमें सिर्फ बेटा 4 ही कोड मिलेंगे, 4 ही कोडॉन मिलेंगे, तो ये तो सफिशिएंट है नहीं। गैमो के आइडिया के हिसाब से फिर हमने सोचा कि चलो क्यों ना हम लोग 4⁻² करें। मतलब ये सीक्वेंस ले, ए यू रिप्रेजेंट समथिंग, यूए रिप्रेजेंट समथिंग, सी जी रिप्रेजेंट समथिंग, मतलब 2-2 लेटर्स के वर्ड बनाओ। तो फिर अगर ऐसा है तो देखो 4⁻² हो जाएगा, बट इससे बनते हैं सिर्फ 16 कोडान। यार यहाँ तो काम ही नहीं बन रहा है क्योंकि अगर सिर्फ 16 कोडान होंगे, अमीनो एसिड तो 20 है ना, बराबर, तो Yes, sir. कंफ्यूजन बढ़ेगा। तो ऐसा तो है नहीं। फिर बोले कि नो, टेक दिस आइडिया 4⁻3, मतलब 3-3 का बनाओ, ए यू जी, यू ए जी, सी जी सी, व्हाटएवर, ठीक है। तो यस, नाउ यहाँ पे आ जाते बेटा, यहाँ पे कितने कोडॉन है भाई, देख लो आप यहाँ पे 64 कोडॉन। हाँ ये पॉसिबल है,
हो सकता है मेरे पास 10 वर्ड है, जलद, तोयद, नीलद, अम्बद, पर उसका मीनिंग होता है बादल। यस और नो? 10 वर्ड है बट उनका एक ही मीनिंग, एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं, करेक्ट है कि नहीं? है ना? sir. है ना? तो ज्यादा वर्ड हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, 20 चीजें हैं, है ना? मतलब देखो हर एक लैंग्वेज में कुत्ते को कुत्ता, कुत्ता डॉग, श्वान, कुछ भी बोल सकते हैं, है ना? तो इसका मतलब है कि एक कोई भी इंडिविजुअल कोड है, एक अमाइनो एसिड है, उसके लिए एक से ज्यादा कोडॉन हो सकते हैं। तो ये आइडिया बढ़िया है। तो फिर लोगों ने काम करना शुरू किया, चलो ठीक है, 20 अमाइनो एसिड एंड 64 कोडॉन, ओके। और यार ये इतना सटीक बैठा ना, है ना? ये बहुत ही बढ़िया बैठा। और आज हम लोग इसके ऊपर क्या क्या नहीं बना रहे हैं, मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग कर रहे हैं, नया नया जीन बना रहे हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं, प्रोटीन्स बना रहे हैं। ठीक है, तो ये रियलिटी है बच्चों, है ना? ये कोई ख्याली पुलाव नहीं है। बात समझ रहे हो आप, है ना? यस प्यारे बच्चों। ना देखो इसके कंसेप्ट को थोड़ा समझते हैं, क्या किया होगा लोगों ने, लेट्स अंडरस्टैंड दिस, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। बहुत ही आसान है, कोई बड़ी बात है नहीं। तो फिर यह कैसे पता लगा कि कौन सा कोडॉन किस चीज को कोड करता है, मतलब हमें कैसे पता चला कि AUG कोड फॉर मिथ्योनिन, हाउ? यस, है ना? कैसे पता चलेगा? अब ये बड़ा चैलेंज है। ठीक है, मान लिया ट्रिपलेट इज अ कोडॉन, ठीक है मान लिया, बट यार कि AUG मिथ्योनिन को कोड करता है, ये मुझे कैसे पता चलेगा? यस एवरीवन, क्वेश्चन समझ में आया? Yes, sir. है ना? अगर आपको ये समझ में आया तो देखो फिर क्या किया। फिर आता है बेटा रोल बाकी साइंटिस्ट का। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग पहुंच गए। अब है ना, यहाँ पे हम लोग आ गए, यहाँ पे हमारे सीक्वेंस को हमें समझ में आया कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, could generate 64 codons, generating many more codons than the required. अब रिक्वायर्ड तो 20 ही है, 20 है, बट हमें ज्यादा मिले, 64 मिले। तो फिर लोगों ने सोचा यार कि हाँ यार ट्रिपलेट तो ठीक है, सूट हो रहा है, बट कौन सा कोडॉन किस अमीनो एसिड को कोड करेगा, ये कैसे पता चले? तो यहाँ पे रोल आता है बेटा बहुत सारे दूसरे साइंटिस्ट का, जैसे कि हरगोबिंद खुराना है हमारे इंडियन, या तो निरेनबर्ग है, ठीक है, सेवेरो ओखाओ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप स्टेटमेंट देख सकते हो, खुराना शेयर्ड नोबेल प्राइज इन 1968 along with the Nirenberg and the Robert, है ना, हॉले। तो ये कौन बंदा है भाई? ये कौन है बताओ? रॉबर्ट हॉले। ये वो उस दिन का क्लोर लीफ मॉडल, पता है ना, tRNA वाला। Yes, sir. यस, हाँ वो वाला है। तो ये जो है फॉर देयर कंट्रीब्यूशन सिग्निफिकेंटली डिसिफर्ड जेनेटिक कोड, तो भाई इन्होंने जेनेटिक कोड डिस्क्रिब, इसने एंटीकोडॉन बताया ना टीआरएनए के ऊपर, देखो ऐसा ऐसा है, एंटीकोडॉन होता है, ये जाके पहचानता है। तो दिस इज व्हाट द पॉइंट। नाउ थोड़ा ध्यान से समझना कैसे कैसे एक्सपेरिमेंट किए गए। एक जो है मतलब इन्होंने एक सिस्टम तो बना ली। ये जो भाई साहब है ना, ये वाले, इनका बहुत बढ़िया मतलब क्या बोलते हैं कंट्रीब्यूशन है। इन्होंने एक एंजाइम ढूंढा, सेवेरो ओखाओ, उनका नाम ही बेटा सेवेरो ओखाओ है। तो उन्होंने एक एंजाइम ढूंढा, उसको हम लोग फेमसली सेवेरो ओखाओ एंजाइम कहते हैं। अब ये एंजाइम क्या है? ये एंजाइम का नाम है पॉलीन्यूक्लियोटाइड फास्फोराइलेज। अब ये क्या करता है? ठीक है, ये क्या करता है कि आर्टिफिशियल टेस्ट ट्यूब में अगर आपने एडेनिन डाल दिया, सपोज बहुत सारे एडेनिल एडेनिलिक एसिड मतलब एएमपी 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 डाल दिया आपने, ठीक है, तो यार ये तो टेस्ट ट्यूब में एएमपी एएमपी है, तो एएमपी एएमपी रहेंगे। तो ये एंजाइम में एक स्पेशलिटी है, ये डीएनए पॉलीमरेज या आरएनए पॉलीमरेज वाली एक्टिविटी करता है। क्या करता है ये क्या करेगा, अगर आपने एडेनिन एडेनिन डाल के रखे है ना, तो ये टेस्ट ट्यूब में अगर हम थोड़ा सा बफर वगैरह प्रॉपर कंट्रोल करें, है ना, इतना आसान नहीं है, बट अगर हम ऐसा करें कि ये एंजाइम डाल दे और बहुत सारे एडेनिन डाल दे, तो आपको पॉली ए टेल मिल जाएगा। क्या मिलेगा रे? ये मिलेगा, दिख रहा है आपको? मतलब आपको ऐसा न्यूक्लियोटाइड मिलेगा, ऐसा एमआरएनए मिलेगा जिसमें प्यारे बच्चों एडेनिन 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 जुड़ जाएगा। ठीक है, तो वैसा ही बेटा साइटोसिन के साथ किया जा सकता है, बराबर किया Yes. जा सकता है कि नहीं, है ना? ये बात है। तो इसको बेटा हम लोग बोलते हैं होमोपॉलीमर। होमोपॉलीमर बनाया भाई ने, ठीक है, निरेनबर्ग और खुराना, ठीक है, निरेनबर्ग ओखाओ,
निरेनबर्ग, ओखाओ, ये ओखाओ भाई साहब, निरेनबर्ग, ओखाओ एंड खुराना, इन्होंने बहुत मेहनत की। फिर गैमो ने तो फिर है ना सारा एक एक सीक्वेंस बताया सही ढंग से, जो गैमो है ना ऊपर ऊपर उन्होंने। बट अंडरस्टैंड दिस, उन्होंने होमोपॉलीमर वाला कंसेप्ट करके देखा। ठीक है, देखो ये चीज उन्होंने करके देखी थी, मैं आपको बताता हूँ, बड़ा ही है ना मजेदार चीज है यार। मतलब आप देखो किस तरह से जो चीजें दिखती भी नहीं है उसके ऊपर कैसे काम कर रहे वो लोग हैं, और हम लोग यहाँ पे इतनी छोटी छोटी चीजों को देखो। यहाँ रीडिंग, खुद से सेल्फ रीडिंग ही सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है। जब आप ये सोचते हो कि आपको कोई चीज एनिमेशन से समझ में आ जाएगी या कोई आपको समझा देगा, ठीक है, वहीं से बेटा है ना आपका बैकफ्लो शुरू हो जाता है। अंडरस्टैंड दिस ना। वो बेटा देखो उन्होंने क्या किया, ये जो अभी यू 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 मैंने यूरासिल वाला ले लेते हैं, अभी ये जो है यू 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 इस तरह से बनाते चले गए, बनाओ 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 बनाओ, ये बहुत सा लंबा सा ऐसा। ठीक है, अब इसके ऊपर उन्होंने ये आर्टिफिशियल एमआरएनए बनाया बेटा, ये आर्टिफिशियल है, समझ रहे हो ना आप, ये आर्टिफिशियल है। अब मान लेते हैं कि ये इसमें यू 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 है। अब इसको इसको इस आर्टिफिशियल एमआरएनए को है ना सेल प्रोसेसिंग मीडिया में डाला जिसमें राइबोसोम्स है, इस्चेरिचिया कोलाई वगैरह में, और उससे क्या प्रकार का प्रोटीन बनता है उसको देखा गया। तो आपको पता चला, देखो अगर आप इसको देखो, मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं प्यारे बच्चों, यू कैन सी वेरी केयरफुली, है ना। अगर आप यहाँ पे सीक्वेंस देख पा रहे हो तो ये पहला ही बेटा ट्रिपलेट है, दिख रहे हो आप लोग, ये देख रहे हो यू 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 दिख रहा है। Yes, sir. अब यू 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 अगर आपको दिख रहा है तो यू 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 का मतलब होता है फेनिल एलेनिन। ठीक है, फेनिल एलेनिन ये अमीनो एसिड लगेगा। तो क्या हुआ मैं आपको बता दूं यहाँ पे, अब उन्होंने जो प्रोटीन बनवाया उससे जो मिला बेटा फेनिल एलेनिन, फिर फेनिल एलेनिन, फिर फेनिल एलेनिन, फिर फेनिल, इस तरह से ही मिला। आपको समझ में आ रहा है, समझ रहे, यू Yes, यू sir. यू 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 यू, तो फेनिल एलेनिन फेनिल एलेनिन फेनिल एलेनिन, दिस इज द, है ना। नाउ दिस इज द होमोपॉलीमर ओनली, होमोपॉलीमर। तो अगर आप ऐसा होमोपॉलीमर बनाओगे तो यार आपको ये तो चीजें मिल जाएगी, बट यार तो ये सफिशिएंट तो है नहीं। इसीलिए इसके बाद में मेरे प्यारे बच्चों, ये तो हो गया, देखो इसके बाद हम बता करते हैं। देखो फिर क्या किया गया, कोपॉलीमर्स बनाए गए। कोपॉलीमर्स क्या होते हैं, देखो कोपॉलीमर, देखो कोपॉलीमर क्या है, मान लेते हैं ए और यू, ये दो ले लेते हैं, इनको ऐड किया और यहाँ पे हमें सीक्वेंस मिला शायद ए यू ए यू ए यू ए यू, इस तरह से। ठीक है, ये सीक्वेंस हमें मिला ना। अगर ये सीक्वेंस मिला तो देखो सीक्वेंस ये है, ट्रिपलेट ये है, ए यू ए यू ए यू ए यू ए यू ए यू, ये इस तरह से। तो ना सी हियर आपको दिखाई देगा बेटा, यहाँ पे देख लो आप, ये वाला ए है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखने को मिल रहा है मेरे ए यू, ए का मतलब है ना आइसोल्यूसिन। ठीक है, और दूसरा कौन सा सीक्वेंस है देख लो, दूसरा सीक्वेंस है अपना यू ए यू यू ए यू, दिस वन। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा यू ए यू, टायरोसिन है। तो आपको देखने को मिलेगा यार यहाँ पे सीक्वेंस आ जाएगा, देखो मतलब आइसोल्यूसिन, ठीक है, देन टायरोसिन, आइसोल्यूसिन, देन टायरोसिन, इस तरह से बच्चों डेसिफर किया गया। कितनी मेहनत होगी, और है ना मतलब उसको मान लेना, फिर ये सब कुछ। ठीक है, तो इस तरह से आपको देखने को मिलता है। तो ऐसे नहीं कि बस घर बैठे किसी को भी उठा करके लाओ जरा इसको नोबेल प्राइज देते आ जाओ, ऐसा कुछ होता नहीं है। नाउ इससे भी बढ़िया काम मतलब ये होता है, ये तो नीरेनबर्ग वगैरह ने, ओखाओ ने सादे सादे यू 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 ए यू यू ऐसा कुछ बनाया। सबसे भयंकर काम किया ये जो हमारे हरगोविंद खुराना है, इन्होंने इन्होंने तो मतलब चार चार बेसिस के लेकर के हेटेरोपॉलीमर्स बनवाए, ओरिजिनल एमआरएनए बनवाए, हेटेरोपॉलीमर। ठीक है, अब ये जो हेटेरोपॉलीमर जो है इसका मतलब आप समझ लो, इनको क्या क्या सीक्वेंसेस मिले होंगे। सही बात है ना, जब आप चारों बेसिस लेते हो या तीन बेसिस लेते हो तो आपके यार बहुत कॉम्प्लिकेटेड सीक्वेंसेस मिलेंगे, और उन सीक्वेंसेस से फिर डेसिफर करना कि अच्छा इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, इस तरह से बच्चों, है ना। हम लोगों को ये डेसिफर करते हुए आया। क्या आपको क्लियर हुआ मैंने कैसे समझाया, आपको क्लियर है जो मैंने बेसिक बातें बताई है? Yes, sir. यस, है ना। तो देखो होमोपॉलीमर, कोपॉलीमर, हेटेरोपॉलीमर, ये सारी बातें, ओहो कितना बढ़िया है।
नाउ तो अगर हम ऐसा करते चले गए तो फिर बेटा देखो इसको हमने अरेंज किया है प्रॉपरली, ये चार्ट आपके सामने है। हमारे पास में 20 अमीनो एसिड्स है ऑब्वियसली, ठीक है, और हमारे पास में है बच्चों 64 कोडॉन। अब उसमें से सिर्फ 61 कोडॉन ही काम के हैं, ओनली 61 कोडॉन कोड फॉर द अमीनो एसिड्स, ठीक है। 3 कोडॉन ऐसे हैं जो कि जिनको हम नॉनसेंस कोडॉन कहते हैं, है ना, ऐसे कोडॉन जिनसे कोई भी अमीनो एसिड रेफर नहीं होता, ठीक है। तो ऐसे कोडॉन को हम लोग नॉनसेंस कोडॉन कहते हैं। तो एक्चुअली कोडॉन कितने हैं बेटा, ओनली 3, सॉरी ओनली 61, है ना। नॉनसेंस कोडॉन कितने हैं, 3 है। तो यहाँ पे बेटा अगर आप देखोगे बहुत ध्यान से तो आपको कहीं कहीं पे स्टॉप कोडॉन देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको ये वाला पोर्शन देखने को मिलेगा जो कि स्टॉप कोडॉन का है, UAA UAG, और एक यहाँ पे स्टॉप कोडॉन आपको देखने को मिलता है UGA। तो जो एकदम प्रोटीन सिंथेसिस खत्म होगा, जहां पे रुकेगा, वहां पे आपको स्टॉप कोडॉन देखने, क्योंकि है ना, क्योंकि वहां पे कोई अमीनो एसिड डालने के लिए अवेलेबल ही नहीं है, तो राइबोसोम आगे बढ़ ही नहीं पाता और वहीं पे बेटा प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब प्रोटीन का सिंथेसिस mRNA के उस जगह तक ही बनेगा, है ना, जहां तक नॉनसेंस कोडॉन मिलता नहीं है। एक बार नॉनसेंस कोडॉन दिख गया मतलब वहां पे प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाता है, ठीक है। तो ये प्रोटीन सिंथेसिस के समय में बताऊंगा, बट कौन कौन से सीक्वेंसेस है फिलहाल तो हम लोग तीनों के बारे में बात कर लेते हैं। एक का नाम है UAA, एक का नाम है UAG, और एक का नाम बेटा UGA, ठीक है। इनको प्यार से बेटा घरगुती नाम भी है ना, है ना, इनको प्यार से घरगुती नाम भी है। कुछ लोग इसको बोलते ओपाल, इसको बोलते ओपाल, ठीक है। ये जो है बेटा एम्बर, और इसको बोलते ऑक्फ्रे, ठीक है। तो इस तरह से 3 नाम है। मतलब अगर कभी आप लोगों ने गोलमाल पिक्चर देखा होगा तो उसमें तुषार कपूर है, वो है ना गूंगा होता है, बराबर है, और अजय देवगन का नाम गोपाल है, बराबर, बट उसको वो गोपाल कभी बोलता नहीं, देखो जी को साइलेंट रखता है, ओपाल। जस्ट रिमेम्बर दिस, कैन यू, Yes, कैन यू, sir. यस। आपने नोटिस किया मैंने इससे पहले ओपाल ही लिखा, करेक्ट है, ठीक है, Yes, sir. क्योंकि गोपाल के बाद में होता है, ठीक है। और ये दूसरा बंदा है जिसका नाम है अंबर। तो ए अगर सेंटर में है तो अंबर, और जी सेंटर में है तो गोपाल, मतलब ओपाल। बाकी जो बचा ए वाला ओखरे, डन। तो 3 है बच्चों, UAA UAG UGA, ऐसे 3 आपको स्टॉप कोडॉन देखने को मिलते हैं। यस एवरीवन, Yes, sir. एनीवे नाउ अब क्वेश्चन आता है, क्या सर ये जो आप दिखा रहे हो, ये जो चार्ट दिख रहा है ना इसमें इतने सारे कोडॉन और ये है, तो फिर इनको कैसे समझे। देखो सबसे पहला पॉइंट आपको पहला तो क्लियर होना चाहिए। मैं इसको मिटाता हूँ अभी, हाँ। अभी ट्रिपलेट का चार्ट कैसा है, बहुत ही आसान है यार, है ना। मैं यहाँ पे कलर्स यूज करूंगा, रेड कलर वाले जितने भी मैं कर रहा हूँ ये वाले, ये है हमारे कोडॉन का फर्स्ट लेटर, फर्स्ट पोजीशन, ठीक है। उसके बाद डेफिनेटली बेटा अगर मैं ये ग्रीन कलर वाले जो ले रहा हूँ, ये जो जितने भी है बेटा, ये है सेकंड पोजीशन। और उसके बाद बेटा यहाँ पे जो हम लोग लेते हैं ब्लू कलर वाले, ये जो पूरी एंटायर लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये बेटा है थर्ड पोजीशन, ठीक है। नाउ जैसे कि अगर हम नोटिस करें पहला वाला कोडॉन, ये है यू, ये है यू, और ये है यू, तो यहाँ पे आ गया यू यू यू, करेक्ट है, समझ रहे हो, Yes, sir. है ना, आसान है ये, अब आप आराम से समझ सकते हो। जैसे कि देखो फर्स्ट इज यू, सेकंड इज यू, एंड थर्ड इज सी, तो ये बन गया यू यू सी। अब इसके लाइन में आ जाओ, मतलब जस्ट कम फ्रॉम दिस लाइन, है ना, यहाँ पे आ जाओ, आपको दिखाई देगा सी, थर्ड वाले का पोजीशन आपको दिखाई देगा, ठीक है। बाकी तो यू यू है ही, ये यू यू है, मतलब ये एंटायर बॉक्स में सारे यू यू ही होंगे, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड यू यू है, फर्स्ट यू सेकंड यू, तो बाकी बचा यू यू यू, यू यू सी, यू यू ए, यू यू जी, यस।
Yes, sir. पहली बात तो क्या आपको ये समझ में आया इसको रीड कैसे करना है? यस एवरीवन? Yes, sir. है ना, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन। ना अब आते हैं यार पॉइंट पे कि क्या सर अब ये तो ठीक है पर कौन सा कोडॉन कौन से अमीनो एसिड को कोड कर पा रहा है? क्या ये जरूरी है कि हम इसको याद रखें? है ना, क्या ये जरूरी है कि हम इसे याद रखें? तो देखो यहाँ पे हमें ये समझना है कि आ, इसके आंसर दोनों भी है। हमें ये समझना है कि सबसे हमें पहले हमें बेसिक चीजें याद रखनी है, मतलब एंटायर टेबल को याद रखना ये थोड़ा सा अलग बात है। बेसिक चीजें जैसे कि नंबर वन चीज अगर मैं आपको पूछूं कि क्या आप ऐसे कोई दो कोडॉन बता सकते हैं, है ना, जो जो सिर्फ एक ही अमाइनो एसिड को कोड कर पा रहे हैं? तो इसका आंसर मैं अभी दे देता हूँ। तो आपको बेटा एयूजी ढूंढना है, तो एयूजी डेफिनेटली बेटा यहाँ पे आपको देखने का फर्स्ट कोडॉन जहाँ पे ए है तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एयूजी। ठीक है, बट देखो ये यू है तो यहाँ पे देखो ये है एयूजी। आप क्या नोटिस कर पा रहे हो एयूजी को? तो देखो एयूजी कोड्स फॉर द मिथ्योनिन, यस और नो? Yes, है ना, sir. एयूजी कोड्स फॉर द मिथ्योनिन। अब इस पूरे चार्ट में मिथ्योनिन के लिए कोई दूसरा कोड है ही नहीं। ठीक है, मिथ्योनिन के लिए बेटा कोई दूसरा कोड है ही नहीं। यू कैन सी दिस, ये एक ही है मिथ्योनिन के लिए, बाकी कोई नहीं है। बिल्कुल भी नहीं, आप ढूंढोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा सर मेरा दूसरा और कोई है क्या ऐसा? तो बिल्कुल है, बिल्कुल है। दूसरा यहाँ पे सिचुएटेड बेटा आपको दिखने को मिलेगा, ये देखो आपको देखो यूजीजी। अगर आप देखो यहाँ पे यूजीजी को तो आपको दिखाई दे रहा है वो टी है ना, टीआरपी मतलब है ना ट्रिप्टोफैन को कोड कर रहा है। ठीक है, और ट्रिप्टोफैन को जो कोड कर रहा है बच्चों वो भी सिंगल है। तो अब बताओ, आपको वो क्वेश्चन समझने हैं जो पूछे जाएंगे, इसलिए पहला काम ये नहीं कि पूरा टेबल याद करो, पहला काम ये है कि क्वेश्चन क्या पूछेंगे उसको समझो। तो नंबर वन क्वेश्चन, कैन आई आस्क यू द सेम क्वेश्चन अगेन? क्या बेटा आप ऐसे दो कोडॉन बता सकते हो जो सिर्फ एक ही अमीनो एसिड को कोड करते हैं? नाउ यू कैन। है ना, पहला कौन सा है? एयूजी विच कोड फॉर मिथ्योनिन, और दूसरा कौन सा है बेटा? यूजीजी विच कोड्स फॉर ट्रिप्टोफैन। है ना, नाउ क्वेश्चन ये आता है कि जब आप लोगों ने बायोमोलेक्यूल ये चैप्टर पढ़ा था तो आपने अमीनो एसिड पढ़े होंगे, है ना? Sir. यस और नो? तो बेटा आपको अमीनो एसिड के सारे ये जो नाम पता है ना, बेसिक तो वो है ना, मेन तो यही है। अभी देखो एयूजी मिथ्योनिन क्वेश्चन ही आपका सॉल्व हो गया। नाउ आपको एक और क्वेश्चन पूछता हूँ बेटा, आप है ना तीन कोडॉन ऐसे बताओ जो किसी भी अमीनो एसिड को कोड ही नहीं करते। तो वही है ऑक्रे, एम्बर एंड ओपाल, है ना, यूएए, यूएजी, यूजीए। है ना, इस तरह से हो गया काम। ठीक है, नाउ आते हैं बच्चों और एक क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नाउ कैन यू गिव मी एन अमीनो एसिड, नेम ऑफ द अमीनो एसिड्स जिसमें है ना मतलब एक अमीनो एसिड के लिए कम से कम 6 बेटा कोडॉन अवेलेबल है। जैसे मैं उदाहरण के लिए दिखा देता हूँ आपको। इफ यू सी दिस आर्जिनिन, आप देख रहे हो आर्जिनिन को? Yes, देख sir. रहे हो बेटा? तो अगर आप देखोगे ना तो आर्जिनिन ऐसा एक अमीनो एसिड है जिसके लिए 6 कोडॉन अवेलेबल है। CGU, CGC, CGA, CGG, AGA, AGG। देखो इतने सारे आर्जिनिन के लिए हैं। तो क्या ऐसा ही और किसी के लिए है क्या? है ना। दूसरा देखो, अगर मैं यहाँ पे आपको दिखा दूं, जैसे कि सेरिन आपको दिखाई दे रहा है, ये देखो ये सेरिन है और यहाँ पे 2 सेरिन। ठीक है, तो आपको यार 2 ऐसे अमीनो एसिड दिखाए जिनके लिए 6 कोडॉन अवेलेबल है। करेक्ट Seen भी है. है ना? और कोई है क्या जिसके लिए 6 कोडॉन है? तो बिल्कुल है, तीसरा भी है, वो ये है बेटा इस स्लाइस में, ये देखो, है ना। तो देखो हम क्या सोचते सर रटना है, अरे रटना नहीं है मेरे बच्चे। रटना क्या होता है?
मैंने देखा है, मतलब इवन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, पढ़ा रहे रटा रहे, टेबल क्यों रट रहे हो, क्वेश्चन क्या आएगा ना, उसको समझो। सो नाउ देखो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ल्यूसिन ल्यूसिन ल्यूसिन, ये तो भाई ल्यूसिन 6, मतलब आपके पास ऐसे 3 अमाइनो एसिड्स है जिनके लिए बेटा, है ना, मतलब 6 कोडॉन अवेलेबल है, ठीक है। बाकी बहुत सारे ऐसे हैं, ठीक है, जिनमें जैसे कि टायरोसिन के लिए आप देखोगे, है ना, थ्रियोनिन के लिए आप देखोगे, देखो थ्रियोनिन के लिए 4 अवेलेबल है ना, प्रोलीन के लिए 4 अवेलेबल है कि नहीं। आइसोल्यूसिन बेटा देख ले तो, आइसोल्यूसिन के लिए सिर्फ 3 ही अवेलेबल है, दिख रहा है आपको, ये वाले 3 बस ऊपर वाले, क्योंकि एक तो मिथ्योनिन खा गया। वैलिन के लिए 4 अवेलेबल है, एलेनिन के लिए 4 अवेलेबल ठीक है, दिख रहा है आपको, ग्लाइसिन के लिए 4 अवेलेबल है ना, तो 4 वाले भी हैं, मतलब आपको समझना है, अच्छा ये सब के लिए 4 है, 4 4 4, फिर 3 वाले ढूंढो, फिर 2 वाले ढूंढो, ठीक है, जैसे ही आप करोगे आपके दिमाग में बैठ जाएगा, अच्छा इसका पोजीशन यहाँ पे है, इसका पोजीशन देखो, ये देखो एस्पार्टिक एसिड ग्लूटामिक एसिड, दोनों एसिडिक इधर ही बैठे हुए एक ही चेम्बर में, ठीक है, एस्पार्टिक एसिड है ना, ये आपको दिखाई देता है बेटा, ठीक है। सो इफ यू डू दिस वे यू विल अंडरस्टैंड दिस, ओके सर यस आ गया, समझ में आ गया, अभी समझ में आ गया क्या करना है। यहाँ ऊपर देखो, यहाँ सिस्टीन बैठा हुआ है, तो मैंने क्या किया, कैसे अरेंज किया, देखो 1 है ना, एक के लिए कौन सा, ये पहले देख लिया, फिर आ गया बेटा 6, 6 वाले कौन कौन से हैं, 4 वाले कौन कौन से हैं, उनको याद नहीं कर रहा मैं, रट नहीं रहा, बस मैं वो अमाइनो एसिड देख रहा हूँ जिनमें कौन कौन से अवेलेबल है, उतना देख रहा हूँ। तो मेरे एक लेवल की मेरे एक पहले तो मैच्योरिटी आ जाती है दिमाग में कि हाँ यार मुझे ये तो पता है, इतना तो पता है, ये सर नो, Yes, sir. है ना। नाउ फिर तो डेफिनेटली 3 वाला भी दिखा दिया आपको, 2 वाले भी है बहुत सारे, हिस्टेडीन है ना, बराबर है, उसके बाद है ना ASN है, GIN है, TYR है, ठीक है, तो ये सारे ही चीजें हैं, ऑल दीज आर देयर, ऑब्वियसली बेटा आप लोगों को ये समझना है ना, एस्पार्टिक एसिड एस्पार्जिन, ग्लूटामिक एसिड ग्लूटामाइन, ठीक है, तो ये दोनों ही है, ग्लूटामिन GIN ASN एस्पार्जिन है, ठीक है। तो दैट इज व्हाट द पॉइंट, लाइसिन, लाइसिन के लिए देखो LYS सबको दिखाई दे रहा है, हिस्टिडीन TYR टायरोसिन टायरोसिन, ठीक है। तो ये इस तरह से आप 100% समझ सकते हो, रटने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो पहला है UCAG, ये सीक्वेंस हमेशा यही सीक्वेंस रहेगा, UCAG इसे ही लिखना है, सीक्वेंस कैसा होगा बेटा, ऑलवेज UC, ये वाला जो दिख रहा है आपको, या देखो UCAG, यहाँ पे क्या है UCAG, यहाँ पे भी क्या है UC, ये सीक्वेंस आपका नहीं बदलेगा, अगर ये नहीं बदलेगा तो ये सारा अरेंजमेंट भी बिल्कुल चेंज नहीं होता है, तो रटने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, वहां पे तुरंत ही आपको समझ में आ जाएगा, अरे हाँ इस लाइन में देखो फेनिलैलानिन पहले है, फिर ल्यूसिन 6 बार है, फिर आइसोल्यूसिन 3 बार है, फिर मिथेनिन, फिर वैलिन है, हो गया तुम्हारा काम, मतलब जहां जहां है ना चीजें दिखाई दे रही है ना, यू 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 सी यू, क्योंकि सेकंड वाला यू ही आएगा फेनिलैलानिन में, ल्यूसिन में भी सेकंड वाला यू आएगा, है ना, यू सी यू ए यू क्योंकि थर्ड जो बेस होता है वो वोबल है, थर्ड बेस वोबल है। तो बेटा हम लोग नेक्स्ट क्लास में, मतलब आप इसको चार्ट को देख के आ जाओ, इतना कोई मुश्किल भाई नहीं है, ठीक है। हम नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले फ्रेश माइंड में प्रोटीन सिंथेसिस को पढ़ेंगे, कोडॉन के कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ेंगे, ठीक है। इसको याद करना ये कोई बहुत बड़ी टास्क है नहीं, ठीक है, और उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, होती है रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन में, कैसे क्वेश्चन आता है उसके हिसाब से मैं हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस प्यारे बच्चों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू, हैव अ नाइस नाइट, गुड नाइट।